टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्राक ऐतिहासिक काल को पढ़ चुके थे, है ना। मतलब प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को पूरे डिटेल से अच्छी तरह से पढ़ चुके थे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग आदि ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आदि ऐतिहासिक काल को शुरू करते हैं, है ना। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी का स्रोत भी पुरातात्व ही है। पुरातात्विक स्रोत ही के मदद से ही हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जान पाते हैं, है ना। आदि ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ चीज़ तो हम लोग को मिला हुआ है ना। मतलब लिखित चीज़ मिला है, मतलब पत्थर जो था उस पे लिखा हुआ है ना, वो सब तो मिला है। बर्तन ये सब पे भी कुछ कुछ लिखा हुआ, मतलब लिखा हुआ चीज़ मिला हुआ है ना इस काल का, आदि ऐतिहासिक काल का। लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए अभी तक, है ना। चलिए, तो कह सकते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल के बारे में भी हम लोग को जो भी जानकारी हुआ है वो सिर्फ सामानों के मदद से हुआ। पुरातात्विक सामानों के, पुरातात्विक वस्तु मतलब खुदाई के दौरान से या कुछ भी जो भी वस्तु कोई भी सामान मिला है ना, उसको पुरातात्विक बोला जाता है ना। तो पुरातात्विक जो है, मतलब जो विद्वान जो है कह सकते हैं, है ना, जो इन सब के बारे में जानते हैं लिखते हैं, है ना। तो पुरातात्विक जो है वो इस वक्त के सामानों के मदद से, है ना, हम लोगों को आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग को बताए हैं, है ना, सामानों के मदद से, मतलब पुरातात्विक स्रोतों के मदद से, है ना। चलिए, तो ये जो हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत है ना, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा जाता है। मतलब आदि ऐतिहासिक काल जो है ना, इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा जाता है। तो अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा था कि प्राक ऐतिहासिक काल, तो प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या पढ़े थे, पाषाण काल को पढ़े थे, है ना। उसी तरह आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता को अब शुरू करते एकदम अच्छी तरह से। यह भारत की सबसे प्राचीन और नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में जाने जाती है, और है भी सबसे प्राचीन सभ्यता है ही। देखिए, पूरी दुनिया में सभ्यता का मतलब जान लीजिए। सभ्यता मतलब सभ्य लोग, है ना। सभ्य लोग का मतलब बात विचार करने का अच्छा तरीका हो, है ना। ऐसा नहीं कि बात करते करते गाली, ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब बात करने को एकदम अच्छी तरीक़ा से बात करता हो। उसके बाद सब कुछ का घर, रहन-सहन, ये सब पूरे तरीके से हो, सिस्टमैटिक तरीके से हो। इसी को सभ्य लोग बोला जाता है, सभ्यता बोला जाता है, सभ्य लोग बोला जाता है ना। तो सभ्य लोग क्या होता है कि सभी लोगों का विकास भारत में तो सबसे पहले अगर हुआ है तो वो हड़प्पा सभ्यता में देखा गया है कि नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे पहले सब लोगों का विकास या सब लोगों को देखा गया है तो वो मेसोपोटामिया में देखा गया है, ठीक है। लेकिन वो लोग जीते कैसे थे या रहते कैसे थे, तो वो लोग गाँव के की तरह रहते थे, ग्रामीण जीवन जीते थे, है ना। इसलिए उसको ग्रामीण सभ्यता कहा गया है। और उसको दुनिया की सबसे पहली सभ्यता कहा गया है, लेकिन वो ग्रामीण सभ्यता था, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि शहरी सभ्यता के रूप में अगर जाना जाए तो पूरी दुनिया में सबसे पहला और या सबसे पुराना कह दो, है ना, जो है वो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक। और हम लोग का ये हड़प्पा सभ्यता कैसी है, तो ये शहरी सभ्यता है। और हम लोगों को कैसे पता चला कि वो शहरी सभ्यता हम लोग का है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। लेकिन सिंपल सा आप लोग समझ लीजिए, साक्ष्य मतलब सामानों की मदद से हम लोग को पता चला कि हाँ, ये शहरी सभ्यता है, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन और नगरीय सभ्यता है। हम लोग है ना, जो इसके पूर्व भारतीय इतिहासकार वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे। जो जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को पता नहीं चला था, है ना। तो इससे पहले हम लोग है ना, सबसे प्राचीन सभ्यता में वैदिक सभ्यता को ही पढ़ते थे, है ना। लेकिन अब क्या होता है कि पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, और हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन है ना, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अब पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। मतलब इसके जस्ट बाद हम लोग वैदिक सभ्यता को शुरू कर देंगे, ठीक है। जो वैदिक सभ्यता पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, हड़प्पा सभ्यता पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, लेकिन वैदिक सभ्यता को भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलिए, उत्खनन के बाद पता चला कि ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। खुदाई उदाई के बाद पता चला, खुदाई में जैसे कोई सामान मिला, सामान को देखा गया कि कितना दिन पुराना है ना। वही कार्बन 40 विधि या और भी विधि के द्वारा पता लगाया गया कि वो कितना पुराना है। तो पता चला कि ये वैदिक सभ्यता से भी ये पुराना है ना। इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पहले पढ़ते हैं, और इतना पुराना निकला कि पूरी दुनिया में सबसे पहले ये पुराना, सबसे पहला ही निकल गया है, लेकिन शहरी जीवन के हिसाब से, ठीक है। मतलब शहरी सभ्यता के शहरी सभ्यता के रूप में ये सबसे पहला निकल गया है ना।
चलिए, इस सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है और आद्य ऐतिहासिक काल में ही हम लोग इसको पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम सबसे पहले 1826 ईस्वी में, है ना, हड़प्पा नामक स्थल से चार्ल्स मैसन को कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, जैसे कि चार्ल्स मैसन जो है उसको, है ना, हड़प्पा नगर से, हड़प्पा एक गांव था ना, कह सकते हैं गांव का दो, या कह दीजिए कि एक कोई शहर था, है ना, तो वहाँ से कहा हुआ कि चार्ल्स मैसन को कुछ साक्ष्य मिला। ठीक, इसी तरह वहाँ से कुछ सबसे पहले साक्ष्य मिलेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा नगर से सबसे पहले साक्ष्य किसको मिला, तो चार्ल्स मैसन को मिला। मतलब जो हड़प्पा नगर है ना, या शहर है ना, तो वहाँ से सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन को कुछ मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद हड़प्पा स्थल से ही अलेक्जेंडर कनिंघम को, है ना, हड़प्पा के समय का कुछ लिखा हुआ चीज़ मिला, मतलब लिखित साक्ष्य मिला, वहाँ से लिखा हुआ कोई चीज़ मिला। ठीक है ना। लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन मतलब रेलवे जो पटरी है उसका निर्माण किया जा रहा था। तो वहाँ के ठेकेदार जो लोग थे, है ना, एक इसी तरह आसपास जो ईंटा, बहुत ज़्यादा ईंट थी, मतलब कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का ही वो घरों में का ईंट था वो, है ना, लेकिन ये लोग अनजान था उससे, क्या इसको पता नहीं था, तो उसी ईंट का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, अपने पटरी में बिछाने का इस्तेमाल करते। बहुत ही ये लोग बर्बादी कर दिए। फिर भी है ना, कि ब्रिटेन बंधु मतलब जॉन ब्रिटेन और विलियम ब्रिटेन को कुछ असाधारण ईंटा जब मिला वहाँ से, है ना, तो क्या किया कि उसको दिखाया, या वहाँ के जो भी सरकार रहे होंगे उसको दिखाएं कि ये देखिए असाधारण ईंट है ना। तब सरकार ने 1857 ईस्वी में, कब, 1857 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को अनुसंधान मतलब इसको रिसर्च करने के लिए, है ना, नियुक्त किया था। कि अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला कि आप जाइए और पूरा को अब रिसर्च कीजिए कि ये क्या है, ये कहाँ से इतना ईंटा मिल रहा है कि नहीं। गांव वाले का भी नहीं है कह सकते हैं, मतलब जो आसपास के जो भी शहर है, जो भी शहर था या गांव का दीजिए, है ना, तो वहाँ के लोगों का भी ये नहीं है और किसी का है ही नहीं। तो ये ईंटा कहाँ से आ रहा हुई, ऐसा ईंटा इतना बड़ा इतना मजबूत ईंटा कहाँ से ये आ रहा है ना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम उसका जांच पड़ताल किए। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गई होगी, है ना, कि इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 ईस्वी में, है ना, चार्ल्स मैसन को कुछ ईंट प्राप्त हुआ, कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 1853 ईस्वी में हड़प्पा स्थल से ही अलेक्जेंडर कनिंघम को लिखा हुआ कुछ साक्ष्य मिला, मतलब उसको मान लेते पत्थर मिला होगा, उस पर कुछ लिखा होगा, है ना। फिर उसके बाद ब्रिटेन बंधु मतलब एक जॉन ब्रिटेन और दूसरा विलियम ब्रिटेन, उसको भी कुछ असाधारण ईंटा प्राप्त हुआ, है ना। इसके लिए सरकार जो थे वो 1857 ईस्वी को अलेक्जेंडर कनिंघम को ये सब जांच पड़ताल करने के लिए नियुक्त किया। ठीक है, अब हम लोग आगे जान लेते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, जिसके महानिर्देशक मतलब कह सकते हैं जनरल डायरेक्टर सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी, तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, तो इसको हर हाल में याद कर लीजिएगा कि 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर जो हड़प्पा नामक जो स्थल था, है ना, उसका खुदाई किया गया था। तो ये हड़प्पा स्थल का खुदाई कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था। ठीक है, हड़प्पा नामक नगर का खुदाई कब किया गया था, 1921 में किया गया था। ठीक है, इसी के परिणाम स्वरूप इस नगरीय सभ्यता के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ कि हाँ, ये हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में हुआ था और किसने किया था, तो ये दयाराम साहनी ने किए थे। ठीक है, और इसी के परिणाम स्वरूप हम लोगों को, है ना, इस नगरीय सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो नाम है वो अनेक नाम है ना, तो वो नाम कैसे पड़ा, इन सब के बारे में जान लेते हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में विभिन्न मत दिया गया है, अलग अलग विचार दिया गया है। ठीक है, जैसे जैसे जान लेते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। इस सभ्यता का प्रारंभिक विस्तार सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए यह नाम रख दिया गया, है ना। सर जॉन मार्शल ने 1924 में, कौन, सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में यह नाम दिया था। कौन सा नाम है ये, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया और कब दिया, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता सर जॉन मार्शल ने और 1924 में दिए थे। ठीक है,
सिंधु घाटी। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो भी शहर मिला है या हड़प्पा सभ्यता का मतलब जो भी शहर मिला है, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा जो नगर, हड़प्पा खुद में एक शहर है ना, ये सब जो मिला है ना, ये सब का कहीं ना कहीं से जुड़ाव सिंधु नदी से है। सिंधु नदी से, सिंधु नदी से ही, नदी के डायरेक्ट ये पास है ये सब जो शहर मिला है। नहीं तो सिंधु नदी के जो भी सहायक नदी होगा उसके ये पास है ना। इसलिए इसलिए इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी बोला जाता होगा, क्योंकि ये सिंधु नदी से सबका जुड़ाव है। सब कहीं न कहीं से सिंधु नदी के पास ही है, सब जो भी शहर है कि नहीं? देखिए, सिंपल सा बात समझिए, पहले के समय में क्या होता होगा, अभी के समय में तो कहीं भी कल उल ये सब चापाकल कह सकते हैं, हैंडपंप कहीं भी गिराया जाता है, ठीक है? लेकिन पहले के समय में तो ये सब चापाकल ये सब नहीं होता होगा ना, तो इसके लिए तो आदमी घर जो बनाएगा वो नदी के पास ही ना बनाएगा, ताकि उसको पानी पीने के लिए कोई दिक्कत ना हो, पानी के लिए उसको कोई उसको दिक्कत ना हो। लेकिन अब के समय तो आदमी कहीं भी घर बना लेता है, क्योंकि कहीं भी वो कल कल को लगवा लेता है, गड़वा लेता है ना, तो आसानी से कहीं भी उसको पानी मिल जाता है, इसलिए अब नहीं सोचते। लेकिन पहले के समय में तो पानी के लिए दिक्कत होती थी, इसलिए ज़्यादातर लोग नदी के किनारे ही रहते थे, क्योंकि उसको पानी चाहिए, सब आदमी को पानी चाहिए, इसलिए वो नदी के किनारे ही रहते थे। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा जान गए। अब हम लोग जान लेते हैं इसको मेलुहा सभ्यता भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा सभ्यता भी बोला जाता है, मतलब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा इसका नाम क्या है, मेलुहा सभ्यता भी इसको बोला जाता है। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया जो है वो वर्तमान में इराक में है। सिंधु नदी घाटी को मेलुहा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु का प्राचीन नाम मेलुहा भी है, ठीक है, इसीलिए इसको मेलुहा की सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, जो सिंधु नदी है ना, इसका प्राचीन नाम मेलुहा है, इसलिए इसको मेलुहा भी कहा जाता है, मेलुहा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए, है ना। और जो मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया है ना, वहाँ के लोग जो थे वो सिंधु नदी घाटी को मेलुहा कहते थे। ठीक है, और सिंधु का प्राचीन नाम भी मेलुहा है, इसलिए इसको मेलुहा सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आगे, परस्पर धातुयुगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को परस्पर, इस सभ्यता को, है ना, इस सभ्यता को परस्पर धातुयुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। इस काल में धातु का औजार अधिक प्रचलन था, लेकिन पत्थरों का औजार तो पहले से चलता ही आ रहा था, है ना, इसलिए दोनों को मिलाकर इस सभ्यता, इसको, है ना, परस्पर मतलब मिला हुआ परस्पर धातुयुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, तो परस्पर धातुयुगीन सभ्यता क्या होता है, आप कहीं पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप जो जानते हैं ना, वही तो है ये परस्पर धातुयुगीन सभ्यता, उसी का ये नाम है ना, हड़प्पा सभ्यता का ही का ये नाम है। ठीक है, इसका और भी नाम देख लीजिए, कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसी का नाम। इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे अधिक है ना, कांसा का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। इसी काल में कांसा का खोज हुआ था। कांसा एक ब्रोंज है ना, ब्रोंज मेडल मिलता है ना, उसी तरह वही ना, तो कांसा का बहुत मतलब कह सकते हैं इसमें खोज हुआ था इस काल में, और उसके बाद तांबा के बाद हुआ था, है ना, तांबा का ताम्रपाषाण काल में हुआ था, मतलब नवपाषाण काल के बाद हुआ था, है ना। उसी तरह इसमें आदिवासी काल में ही ब्रोंज का कांसा खोज हुआ। तो ये हड़प्पा सभ्यता वाले जो लोग थे वो लोग बहुत इसका कांसा का, तांबा से ज़्यादा ही कांसा का ये लोग इस्तेमाल करते थे, है ना, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोला जाता है ना, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। यह वर्तमान में सबसे उपयुक्त नाम है, मतलब अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में जो नाम है ना, वो हड़प्पा सभ्यता ही है। क्योंकि पुरातत्व विभाग के अनुसार किसी भी सभ्यता का क्षेत्र बहुत विस्तारित हो जाता है, तब उसका नाम उसी स्थल पर रखा जाता है जिसके बारे में हमें सबसे पहले जानकारी मिली हो। इस देखिए, इस सभ्यता में तो बहुत सारे शहरों मिले हैं, लगभग 2000 कह सकते हैं, 2000 से भी ज़्यादा इस सभ्यता के बारे में, इस सभ्यता में जो भी शहर थे वो शहर मिले, है कि। लेकिन सबसे पहला जो शहर का खुदाई हुआ था हड़प्पा सभ्यता का हुआ था, हड़प्पा का हुआ था, हड़प्पा शहर का हुआ था, हड़प्पा नामक एक शहर था, उसमें खुदाई हुआ था। उसके बाद बहुत सा शहरों में, है ना, हुआ था, जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, है ना, गुजरात में बहुत ज़्यादा हुआ, है ना, हरियाणा में, पंजाब में, इन सब एरिया में हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ है ना, शहरों का खुदाई हुआ था बहुत ज़्यादा। लेकिन सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये हड़प्पा में हुआ था, जो पाकिस्तान में के बलूचिस्तान में एक हड़प्पा नामक जगह है, तो वहीं पे हुआ था, है ना, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता का, है ना, हड़प्पा सभ्यता बोले या सिंधु नदी घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बोले या धातु युगीन सभ्यता बोले या
कांस्य युगीन सभ्यता बोले या मिलुआ सभ्यता बोले, सब सेम है। ठीक है, तो अब हम लोग इस सभ्यता के क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल प्राचीन विश्व की सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में माना गया है ना, जिनको उपयुक्त रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, इस सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो इसका पूरा क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम इसके निर्माता के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जनक के बारे में विद्वानों में एक समान मत नहीं है, मतलब एक विचार नहीं, विद्वान लोग का, सब विद्वान लोग का एक कहना नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माता मतलब हड़प्पा सभ्यता के जनक कौन है। भाषा विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, कला एवं संस्कृति विज्ञान न पुरातत्व स्रोत के आधार पर विद्वानों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया, मतलब अपना अपना विचार बताए हैं। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो जनक थे या निर्माता थे वो सुमेरियन थे। उसी तरह मार्टिमर व्हीलर भी बोलते हैं कि सुमेरियन थे। राखाल दास बनर्जी बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो जनक थे वो द्रविड़ थे। ठीक है, डॉक्टर गुहा बोलते हैं कि मंगोल के जो लोग थे वो लोग हड़प्पा सभ्यता के जनक थे। ठीक है, सर्वमान्य मत मतलब ज़्यादा वैज्ञानिक का मत है, का विचार है कि इसके जो जनक है वो द्रविड़ है। ठीक है, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो जनक है वो विदेशी नहीं बल्कि भारतीय ही थे। ठीक है, देखिए अब हम लोग काल के बारे में, काल निर्धारण के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में जान लिए, उसमें भी अच्छा कोई मतलब सब विद्वान लोग का एक मत नहीं था, है ना। उसी तरह काल निर्धारण के बारे में जान लेते हैं। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में विवाद है, मतलब जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में विवाद है उसी प्रकार, है ना, उसी तरह काल निर्धारण में भी विद्वानों में मतभेद है, मतलब अलग अलग विचार है। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जैसे पढ़े कि उसको निर्माता है तो कोई कह रहा है कुछ और, कोई कह रहा है कुछ और। उसी तरह काल निर्धारण में भी, हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण में भी ना सब विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 3250 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व है। ठीक है, उसके बाद अर्नेस्ट मैके बोलते हैं कि 2800 ईसा पूर्व से लेके 2200 ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, एम व्हीलर बोलते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व जो है वो हड़प्पा सभ्यता का विकास इसी के बीच हुआ था। ठीक है, रेडियो कार्बन तिथि से पता चला कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था वो 2500 से 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, अब सर्वमान्य मत मतलब ज़्यादा विद्वानों का जो मत है वो है 2500 ईसा पूर्व से लेके 2300, 2500 से 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा सभ्यता का काल को बताया गया है। ठीक है, ये सर्वमान्य मतलब ज़्यादा विद्वानों का कहना यही है। ठीक है, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप को जान लेते हैं, मतलब देखने में वो मतलब कैसा था वो। ठीक है, तो इसके दो स्वरूप को देखा गया है। एक था कि ये हड़प्पा सभ्यता जो था वो नगरीय सभ्यता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। पुरातात्विक साक्ष्य यह स्पष्ट करता है कि इस काल में नगर निगम या नगर पालिका जैसे प्रशासनिक इकाई रहा होगा। ठीक है, दूसरा स्वरूप क्या है, शांति मूलक स्वरूप। हड़प्पा सभ्यता शांति मूलक संस्कृति का उदाहरण है क्योंकि अब तक 2000 से अधिक स्थलों की खुदाई हुआ है और किसी भी स्थल से युद्ध संबंधी हथियार नहीं मिला है ना। तो एक कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता मतलब शहरी सभ्यता था और ये शांति मूलक भी सभ्यता था, मतलब दम ये शांति से मतलब शांति मूलक, शांति से ये लोग अपना जीवन को जीते होंगे क्योंकि यहाँ से युद्ध का कोई भी सामान नहीं मिला है। ठीक है, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था ना वो किस हिसाब से पूरा सेट था, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता विश्व के संदर्भ में एक नगरीय सभ्यता था। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, दो स्तरीय नगर था। जो यहाँ का हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो दो स्तरीय नगर था। इस सभ्यता के अंतर्गत दुर्ग और निचला नगर दो भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है ना, मतलब इस सभ्यता का जो नगर था दो भागों में बांट कर, है ना, बसाया गया था, एक दुर्ग और दूसरा निचला। ठीक है, दुर्ग मतलब ऊंचा। एक हड़प्पा सभ्यता का जो
हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था ना, वो 2 भागों में बाँटकर बनाया गया था। एक ऊँचा जगह पे था, एक नीचा जगह पे था। ऊँचा जगह पे जो एरिया जो था, वो घेराबंदी था, मतलब वो किलाबंदी था, चारों तरफ से वो घिरा हुआ था, है ना? जिसको बोला गया दुर्ग। क्या बोला गया? दुर्ग। और निचले वाली जगह को बोला गया निचला नगर, ठीक है? तो ऊपर वाले को बोला गया दुर्ग और नीचे वाले को बोला गया निचला नगर। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो था ना, उसका नगर 2 भागों में बसाया गया था, ठीक है? एक दुर्ग नगर और दूसरा निचला नगर। समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? ऐसा माना जाता है कि दुर्ग दुर्ग जो है, मतलब दुर्ग नगर, मतलब ऊंचा वाला जो नगर है, उसमें संपन्न वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है? और निचला नगर में मजदूर लोग और कृषि करने वाले लोग इस नगर में, नगर में, निचला नगर में रहते थे, ठीक है? अधिकांश शहरों को घेराबंदी किया गया था, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो भी शहर देखा गया, लगभग सभी शहरों को देखा गया कि वो घेराबंदी था, ठीक है? लेकिन चुनहोदरो एकमात्र स्थल है जिसकी घेराबंदी नहीं की गई थी, ठीक है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा नगर था, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा एक शहर था या नगर था जिसका घेराबंदी नहीं हुआ था? तो ये चुनहोदरो एक ऐसा शहर है जिसका घेराबंदी नहीं की गई थी, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता का मतलब जितना भी इसमें शहर वर मिला है ना, सारे को हम बोले हड़प्पा सभ्यता। लेकिन हड़प्पा नगर बोलेंगे, मोहनजोदड़ो जो शहर, हड़प्पा नगर या शहर, हड़प्पा शहर बोलेंगे, या मोहनजोदड़ो नगर या मोहनजोदड़ो शहर बोलेंगे, चुनहोदरो बोलेंगे, कालीबंगा बोलेंगे, तो ये सब एक एक प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता बोलेंगे तो ये सारे। तो अभी हम लोग सारे के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन बाद में हम लोग एक एक को पकड़ पकड़ कर पढ़ेंगे। कभी हड़प्पा शहर के बारे में पढ़ेंगे, कभी, है ना, चुनहोदरो शहर के बारे में पढ़ेंगे, कभी कालीबंगान शहर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? मोहनजोदड़ो शहर के बारे में पढ़ेंगे। अलग-अलग एक-एक शहर को ले के पढ़ेंगे कि उसमें क्या-क्या खास बात हुआ, ठीक है? लेकिन अभी हम लोग पूरे हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जल प्रबंधन के बारे में, जल प्रबंध के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? मतलब जल मतलब पानी के कैसे हिसाब से, किस हिसाब से वो मैनेज किया हुआ था, मतलब कि कैसे पानी घर में आएगा और कैसे पानी घर से निकलेगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसमें जानेंगे, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जल प्रबंध की व्यवस्था उत्तम कोटि की थी, मतलब बहुत अच्छा था इसका। हड़प्पा सभ्यता का जल का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। स्वच्छता का, स्वच्छ पानी का, साफ पानी का आगमन और गंदे पानी की निकास के लिए नालियों का निर्माण किया गया था हड़प्पा सभ्यता में। मतलब अच्छे पानी के लिए अलग और नाली और खराब पानी के लिए अलग। और वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में देखा गया कि वहाँ में घर में नाली नाली के द्वारा गंदे पानी और अच्छे पानी, वो दोनों पानी घर के बाहर एक गली में जाते थे। गली के पाइप के द्वारा वो एक बड़ा सा हौज में जाते थे और उस हौज को हमेशा साफ भी करवाया जाता था। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरे भी रहते थे वो, ठीक है? अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के सड़क के बारे में जाने थे, है ना? हड़प्पा सभ्यता का जो अधिकांश शहर देखा गया है वो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बना हुआ शहर को देखा गया, है ना? हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता के अंतर्गत पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई कच्ची ईंट से सड़कों का निर्माण किया गया था, है ना? जिससे शहर शतरंज बोर्ड की तरह दिखाई देता था, ठीक है? मुख्य शहरों की जो चौड़ाई थी, मेन जो शहर था उसका जो चौड़ाई था 9 मीटर था, ठीक है? और गली के शहरों की जो चौड़ाई थी वो मात्र 3 मीटर था, ठीक है? इसको याद कर लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो शहर था, है ना, याद तो हो ही जाएगा, है ना? 3 और 9, ठीक है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो मेन शहर था वो 9 मीटर था और गली का जो सड़क कह सकते हो जो था वो मात्र 3 मीटर था, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता का जो ईंट का अनुपात बताया गया है वो 4:2:1, 4 का आधा 2, 2 का आधा, है ना? तो 4:2:1 हड़प्पा सभ्यता के ईंट का अनुपात बताया गया है, ठीक है? अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता का जो भवन था ना, घर था ना, इसके बारे में जान लेते हैं। भवन निर्माण के बारे में जान लेते हैं। इसके अंतर्गत भी निम्न तत्वों को शामिल किया जा सकता है, ठीक है? देख लीजिए, पहला में क्या है, वृहद स्नानागार। यह मोहनजोदड़ो से मिला है। वृहद माने बड़ा, स्नानागार मतलब नहाने की घर, स्नान मतलब नहाना, गार मतलब घर, वृहद माने बड़ा। बहुत बड़ा स्नानागार, नहाने का घर कह सकते हैं, ठीक है? यह मोहनजोदड़ो से मिला है। यह 39 नहीं, 39 फीट मतलब 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा था ये, और 8 फीट गहरा था।
मतलब हड़प्पा सभ्यता जो था ना उसमें ना बड़ा-बड़ा स्नानागार देखने को मिला था। लेकिन सबसे बड़ा जो था स्नानागार कहाँ से मिला है तो मोहनजोदड़ो से मिला। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पे देखने को मिला है? तो सबसे बड़ा स्नानागार देखने को मिला है तो वो मोहनजोदड़ो शहर से मिला। मोहनजोदड़ो जो नगर था वहाँ वहाँ का जो स्नानागार था वो इन शहरों में हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो का स्नानागार था। ठीक है, कितना फीट था? तो ये 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार धार्मिक कार्य के समय है ना और अधिकांश विद्वानों के अनुसार सार्वजनिक के समारोह के लिए है ना और मनोरंजन के लिए इसको खोला जाता था, इस बृहद स्नानागार को। ठीक है, इसके सतह पर है ना बिटुमिक इसके जो सतह है ना इसके सतह पर है ना बिटुमिन का लेप लगाया जाता है जिससे यह पक्की ईंट जैसा हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के है ना हड़प्पा सभ्यता में ही अन्नागार को जान लेते हैं कि जैसे कि अभी हम लोग स्नानागार के बारे में जान लिए है ना। अब हम लोग अन्नागार के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यह भी मोहनजोदड़ो से मिला। अन्नागार तो ऐसे सारे जगह से लगभग मिले हैं लेकिन सबसे बड़ा कह सकते हैं अन्नागार जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ठीक है, यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत भी थी। ठीक है, ये अन्नागार मतलब भोजन का बड़ा घर, मतलब अनाज-वनाज रखने का कह सकते हैं कि बहुत बड़ा गोदाम टाइप है ना घर अन्नागार। ठीक है, ठीक है। अब गोदीबारा के बारे में, गोदीबारा को हम लोग बंदरगाह कहते हैं या इसको ही पत्तन भी कहा जाता है। ठीक है, गोदीबारा, बंदरगाह या पत्तन तीनों एक ही नाम है। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? गोदीबारा, बंदरगाह, पत्तन। यह लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये लोथल जो एक शहर है, हड़प्पा एक शहर है, हड़प्पा सभ्यता है ना, उसी में एक लोथल शहर है ना, वहाँ से बंदरगाह मिला, वहाँ पे बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। इस बंदरगाह से विदेशी जो थे ना, विदेशों से व्यापारिक संबंधों को देखा गया है। ठीक है, तो इस बंदरगाह से सर्वाधिक विदेशों के साथ व्यापारिक कार्य किया जाता था। इसी अ, बंदरगाह से मतलब लोथल, तो जो लोथल था उस लोथल जो शहर था उस शहर से है ना विदेशी जो लोग थे या विदेशों से ज़्यादा संबंधित थे। ठीक, अब हम लोग पुरोहित का आवास जान लेते हैं। यह भी मोहनजोदड़ो से वृहद स्नानागार के पास ही मिला है ना, जिससे स्पष्ट होता है कि पुरोहित का जो स्थान था वो प्रथम था। ठीक है, सभा भवन भी मिला है ना, यह भी मोहनजोदड़ो से मिला प्रशासनिक इकाइयों के रूप में है ना, अर्थात नगर निगम या नगर पालिका के रूप में है ना इसको माना गया है। मतलब सभा भवन मिला है तो हो सकता है कि नगर पालिका लोग या लोग सब सारे बड़े बड़े जो लोग होते होंगे वो बैठ के बात करते होंगे कि कैसे नगर को स्वच्छ ही रखा जाए या कुछ भी वो लोग है ना, उन लोग के लिए एक सभा मीटिंग रहा होगा, सभा करने के लिए एक घर था है ना, सभा भवन था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो था है ना, हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, क्योंकि एक नगर में ही स्नानागार होता है, नहाने का एक कह सकते हैं बड़ा सा घर होता है, अन्नागार होता है, बंदरगाह, पुरोहित का आवास, सभा भवन। तो इन सब बातों से पता चल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता था। हाँ, ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता जो था वो शहरी सभ्यता था। ठीक है, अब हम लोग प्रमुख स्थल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता में जो थे ना, हड़प्पा सभ्यता था लेकिन उसमें बहुत सारे शहर को देखा गया है ना। तो प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान 6 स्थलों को है ना, 6 स्थलों को है ना नगरों की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, लेकिन धौलावीरा के उत्खनन के बाद इसकी संख्या वर्तमान में 7 हो गई जो निम्न है। ठीक है, इस प्रकार जो है ना, पहला स्थल कह सकते हैं तो हड़प्पा स्थल है ना, जिसकी खुदाई 1921 में हुआ था। ठीक है, इसके उत्खनन करता मतलब खुदाई करने वाले कौन है? दयाराम साहनी है। और ये किस नदी के किनारे मिला है? तो ये रावी नदी के किनारे मिला है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे हैं? तो रावी नदी किनारे है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता बोला जाएगा तो वो सिंधु नदी किनारे है। मतलब हड़प्पा सभ्यता तो ऐसे हड़प्पा सभ्यता में जो भी शहर है ना वो ज़्यादातर सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे नहीं है कोई कोई, तो वो जो नदी है ना वो सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको कहा जाता है कि वो सिंधु नदी के किनारे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता पूछा जाए तो कहेंगे कि वो सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन हड़प्पा जो स्थल है ना, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो ये हड़प्पा स्थल है ना, ये जो है वो
रावी नदी के किनारे हैं। ठीक है, और ये कहाँ है? तो मांटगोमरी जो पंजाब में है वहाँ पे ये पाकिस्तान के पंजाब में। पंजाब जो है दो भागों में बटा हुआ है ना, एक पंजाब पाकिस्तानों वाले एरिया में भी है, भारत वाले एरिया में भी है ना। तो ये पाकिस्तान वाले एरिया जो पंजाब है वहाँ पे एक मांटगोमरी जिला है, वहीं पे ये हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, चलिए उसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये मोहनजोदड़ो है, इसकी खुदाई जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था, और इसकी खुदाई करने वाले जो है वो राखल दास बनर्जी है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक, और ये है कहाँ? तो ये सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। ठीक है, चुनहोदरो के बारे में अब जानेंगे, तीसरा नंबर पे हम लोग जानेंगे। तो इसकी खुदाई 1931 में हुआ था, और इसकी खुदाई करने वाले गोपाल मजूमदार है। ठीक है, ये भी सिंधु नदी किनारे है। ठीक है, ये नवाबशाह जो जिला है वहाँ पे है, ये पाकिस्तान में। ठीक है, लोथल के बारे में जानेंगे कि इसकी खुदाई कब हुई थी। तो इसके जो उत्खनन वर्ष या खुदाई का दिन जो है वो 1957 में जो ये खुदाई हुआ था लोथल का, और इसकी खुदाई करने वाले कौन है? तो ये SR राव है। ये कौन नदी किनारे हैं? तो ये भोगवा नदी के किनारे हैं। ठीक है, ये अहमदाबाद गुजरात जो है, गुजरात में एक शहर है अहमदाबाद, तो वहाँ पे अहमदाबाद में इसकी खुदाई हुई थी। ठीक है, स्थिति देखा जाए तो ये अहमदाबाद में लोथल है। ठीक है, कालीबंगा की खुदाई कब हुई थी? तो 1953 ईस्वी में हुई थी। इसकी खुदाई करने वाले कौन है? तो ब्रजवासी लाल है। ठीक है ना। और ये किस नदी किनारे है? तो घग्गर या सरस्वती नदी के ये किनारे हैं। ठीक है, ये वर्तमान में कहाँ है? तो गंगानगर में है, जो राजस्थान में है। ठीक है, बनावली के बारे में जान लें कि बनावली जो है उसकी खुदाई कब हुई थी? तो 1973 से 1974 के बीच में बनावली की खुदाई हुई थी। इसकी खुदाई करने वाले कौन है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट है। ठीक है, ये किस नदी किनारे पाया गया था, देखा गया था? तो ये रंगोई नदी किनारे देखा गया है ना। वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है? तो हिसार है। हिसार कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। ठीक है, धौलावीरा है। तो धौलावीरा की खुदाई हाल ही में हुआ था, 1990 से 1991 के बीच हुआ था, और इसकी खुदाई करने वाले कौन है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट है। ठीक है, इसकी भी खुदाई करने वाले रविंद्र सिंह बिष्ट है। ठीक है, ये जो ये है ये कच्छ में है, ये गुजरात के कच्छ में है ये। ठीक है, तो इन जो चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला जो खुदाई हुआ था वो हड़प्पा नगर का हुआ था, हड़प्पा शहर का हुआ था ना। तो हड़प्पा शहर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसकी खुदाई हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा नगर के बारे में हम लोग पढ़े ना। तो हड़प्पा की खुदाई है ना दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ये हड़प्पा शहर है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है ये हड़प्पा शहर है ना, तो ये कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में ये स्थित है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है, या रावी नदी के तट पर है। ठीक है, इसकी खुदाई किसने की और कब की? इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे वस्तुएं मिले हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि क्या क्या मिले हैं उसको एक कहानी के रूप में समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ के जो किसान होते थे, तो वो लोग का घर भी होता होगा। उसके बाद वो लोग घर में बर्तन भी बनाते होंगे। बर्तन बनाने के लिए वे लोग, है ना, या खाना बनाने के लिए वे लोग लकड़ी का भी इस्तेमाल करते थे, है ना। और लकड़ी से ही उन लोग का ज़्यादा जीवन व्यतीत होता था, इसलिए वे लोग जब वो लोग का जब मरते थे तो वो लकड़ी के ताबूत होता था, उसी में उसको दफना भी दिया जाता होगा, है ना, रख दिया जाता होगा। और यहाँ पे खाना भी अच्छा से होता होगा। तो यहाँ पे अन्नागार भी देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ से कब्रिस्तान भी देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पे हाथी का कपाल, मुहर और एक श्रृंगी जानवर। तो सिंपल सा आप समझ लीजिए कि जो ये हड़प्पा स्थल है ना, या हड़प्पा जो नगर है ना, तो यहाँ से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से एक श्रमिक आवास मतलब किसान का घर मिला है, कुम्हार का चाक मिला है, लकड़ी की ओखली मिला है। ठीक है, उसके बाद लकड़ी का एक ताबूत मिला है। ठीक है, अन्नागार मिला है। उसके बाद RH-37 कब्रिस्तान भी मिला है। कब्रिस्तान का नाम है RH-37, एक कब्रिस्तान भी मिला है। उसके बाद हाथी का कपाल भी मिला है, मुहर मिला है, और एक सींग वाला जानवर भी यहाँ से मिला है। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता में इतना ही मेन बात को जानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा स्थल के बारे में इतना ही मेन बात जानना है कि जो हड़प्पा स्थल है उसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1921 ईस्वी में। ये किस नदी के किनारे हैं? तो ये रावी नदी के किनारे हैं। और ये कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में ये स्थित है।
ठीक है। अब हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में जान लेते हैं कि जो मोहनजोदड़ो स्थल है उसके बारे में जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो जो स्थल है इसकी खुदाई राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की और कब की? किसने की? तो राखाल दास बनर्जी ने। कब की? तो 1922 ईस्वी में की थी। ठीक है। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। तो ये जो मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। ठीक है। मतलब सिंपल से समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान में है। ठीक है। यहाँ से क्या-क्या चीज़ मिला है? तो यहाँ से जो चीज़ मिला है ना उसको कहानी के माध्यम से समझ लीजिए। ठीक है। कहानी मतलब कह सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि एक पुजारी जी थे, है ना? वो सुबह-सुबह उठे, नहाए, नहाने के बाद वो, है ना, अच्छा कपड़ा पहने, कपड़ा पहनने के बाद, है ना, वो एक खाना-वाना खाए होंगे और खाना खाने के बाद वो सड़क पे गए और सड़क पे जाने के बाद वो, है ना, उनको कोई आदमी आया तो उनको क्या कर दिया कि वो एक भवन था, है ना, उस भवन में उसको ले गए, है ना, और वहाँ पे बात-उत हुई, बात होने के बाद वहाँ से सब लोग अ, जो है ना जहाज़ पे, पानी वाला जहाज़ पे बैठ के वे लोग कहीं और चले गए, है ना। इसका मतलब यह समझ लीजिए कि यहाँ से क्या-क्या मिला, तो यहाँ से सबसे पहले पंडित जी मतलब पुरोहित का आवास मिला है। पुरोहित का क्या मिला है? आवास मिला है। पुरोहित का आवास मिला, उसके बाद क्या मिला? पंडित जी क्या किए थे? नहाए थे। इसका मतलब कि घर में कुआँ मिला है। पुरोहित आवास मिला है और घर में कुआँ मिला है। उसके बाद क्या मिला? घर में कुआँ मिला है तो नहाएगा भी ना, तो कह सकते हैं कि घर में एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, मतलब एक विशाल स्नानागार मिला है। जो मोहनजोदड़ो था ना, वहाँ से विशाल स्नानागार मिला है, मतलब मोहनजोदड़ो का जो नहाने वाला जो घर मिला है ना, वो और भी शहरों की तुलना में सबसे बड़ा था। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से क्या-क्या मिला है? पुरोहित आवास मिला है, घर में कुआँ मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, उसके बाद सूती कपड़ा मिला है। जो पंडित जी पहन लिए थे ना नहाने के बाद, तो वही सूती कपड़ा यहाँ से मिला है। ठीक है। सूती कपड़ा जो कपास का बना हुआ था। ठीक है। मतलब कपास का था। ठीक है। उसके बाद यहाँ से अन्नागार भी मिला है, मतलब अन्नागार मिला है और भी, और स्थलों की तुलना में यहाँ का जो अन्नागार था ना सबसे बड़ा था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा अन्नागार हड़प्पा सभ्यता में, है ना, किस शहर से सबसे बड़ा अन्नागार मिला है? तो वो मोहनजोदड़ो जो शहर था वहाँ से सबसे बड़ा अन्नागार मिला। ठीक है। यहाँ का सड़क जो था वो सबसे ज़्यादा चौड़ी, दम ज़्यादा चौड़ी था सड़क को यहाँ पे जो मिला था। ठीक है। एकदम लंबा चौड़ा यहाँ का सड़क भी देखने को मिला है। ठीक है। यहाँ से पशुपति जो शिव था ना उसका मूर्ति भी मिला है। पशुपति शिव की यहाँ से मूर्ति भी मिली है। ठीक है। पशुपति शिव की मुद्रा भी मिला है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से 398 मुहरे मिला है। 398 मोहरे मिला है। उसका पुजारी का यहाँ से सिर भी मिला है, कांसे की नर्तकी भी, सभा भवन भी मिला है, पानी का जहाज भी मिला है। हाँ, और ये खास दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा भी मिला है, मतलब दाढ़ी वाले मनुष्य का एक कह सकते हैं पुतला भी यहाँ से मिला है। ठीक है। या मूर्ति भी कह सकते हैं यहाँ से मिला है। तो ये बहुत ज़्यादा खास है। ये भी पूछा जा सकता है कि दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा किस हड़प्पा शहर में, किस शहर से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा शहर में, हड़प्पा सभ्यता में एक शहर है मोहनजोदड़ो, तो वहीं से ये प्राप्त हुआ है दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति। ठीक है। हाथी दांत की तराजू भी मिला है मोहनजोदड़ो से। उसके बाद सीप का पैमाना भी मिला है ना। मेसोपोटामिया की मोहरे भी हड़प्पा सभ्यता में एक शहर जो है मोहनजोदड़ो वहाँ से मिला है। ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। जो ये मोहनजोदड़ो है इसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं आप। तो ये मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है ये? सिंधी भाषा का ये शब्द है ना, और जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतक मतलब कह सकते हैं लाश, है ना, तो उसका क्या होता है? टीला। ठीक है। प्रेतों का टीला भी इसका मतलब होता है, कह सकते हैं, या लाशों का समाधि भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो जो है इसका मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? तो सिंधी भाषा का ये शब्द है जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला या लाशों का समाधि भी इसका मतलब होता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, है ना, इसलिए इसे सिंध का बाग भी कहा जाता था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंध का बाग किसे कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ का ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, इसलिए इसको सिंध का बाग कहा गया है। ठीक है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत कहा जाता है। सिंधु सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत
ये है, ठीक है, कौन? मोहनजोदड़ो का अन्नागार, ठीक है। अब हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ ली, अब हम लोग है ना चुनहोदरो के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चुनहोदरो जो है इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने चुनहोदरो है ना, है ना, वो किस नदी के तट पे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे वस्तु मिले हैं, तो क्या-क्या मिले हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ से ना मेकअप का सामग्री बहुत सारा मिला है, ठीक है। देख लिए, सबसे पहले हड़प्पा जो स्थल था वहाँ से कह सकते हैं कि एक मज़दूर का लगभग सारा सामान लग एक हिसाब से मिला है, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े तो मोहनजोदड़ो में कह सकते हैं पंडित जी का सारा सामान मिला, कहते पंडित जी मतलब पुरोहित जो थे वो पुरोहित का घर मिला है, फिर नहाने वाला मिला है। तो पंडित जी एक हिसाब से कह सकते हैं उससे जुड़ा हुआ याद करने के लिए कि पंडित जी नहाए, नहाने के बाद खाना खाए, खाने के बाद सड़क पे गए, सड़क पे जाने के बाद वो है ना कह सकते हैं कि सभा में गए, मीटिंग में बात-वूत करने गए, है ना? ये सब कर सकते हैं। तो चुनहोदरो जो था ना, वहाँ से मेकअप का सामान बहुत ज़्यादा मिला है ना? तो मेकअप सामग्री मिला चुनहोदरो से, उसके बाद लिपस्टिक लिपस्टिक है ना? लिपस्टिक मिला है, गुड़िया मिला है, सुई मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, शीशा मिला है, मनके बनाने वाले कारखाना मिला है, पीतल जो है, पीतल का बत्तख मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। मतलब देखिए, वहाँ पे मान लीजिए जैसे कि हमारे गाँव में हम लोग गाँव में घर बनता है तो घर बनता है या प्लास्टर जब होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चा सब चला जाता है तो उसमें दाग हो जाता है ना? उसी प्रकार उस वक़्त मतलब हड़प्पा सभ्यता के वक़्त चुनहोदरो जो शहर है वहाँ पे कुछ बन रहा होगा, है ना? तभी तभी क्या हो रहा है कि उसमें कोई जानवर कुत्ता और बिल्ली चला कोई भी जानवर चला गया होगा, है ना? तो उसके जो पाँव का निशान है ना, पाँव के निशान से हम लोग को पता चला कि वो एक कुत्ता था और एक क्या था? बिल्ली था, ठीक है? मतलब आगे बिल्ली के पाँव का निशान मिला और पीछे कुत्ता का। तो इससे हम लोग को पता चला कि जो बिल्ली है उसको पीछा कर रहा है ना? तो पीछा करते हुए बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का यहाँ से पाँव के निशान मिला है, ठीक है? ठीक है। यह मोहनजोदड़ो से लगभग 128 किलोमीटर दूर स्थित है। जो चुनहोदरो है या चान्होदरो जो है वो मोहनजोदड़ो से लगभग 128 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, तो ये चुनहोदरो के बारे में जान लिए कि चुनहोदरो का जो खुदाई हुआ था वो 1931 में हुआ था और गोपाल मजूमदार ने किए थे। ठीक है, यह पंजाब के सिंध राज्य के नवाबशाह ज़िले वहाँ पे स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या चीज़ मिला है तो यहाँ मेकअप का सामग्री मिला है, लिपस्टिक मिला है, गुड़िया मिला है, सुई मिला है, अंकुरित ईंट मिला है, शीशा मिला, मनके मिला है, मनके बनाने वाला कारखाना मिला है, पीतल का बत्तख मिला है और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। ठीक है, और ये कितना है और ये मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ठीक है, ये सब बात हम लोग जान ली। अब हम लोग लोथल जो है लोथल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, लोथल इसकी खुदाई एस.आर. राव ने किया था। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोथल की खुदाई किसने की थी? तो एस.आर. राव ने की थी। कब? तो 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में है ना एस.आर. राव ने लोथल की खुदाई की थी। ठीक है, यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल है वो कहाँ स्थित है? यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़े हड़प्पा पढ़े, उसके बाद मोहनजोदड़ो पढ़े, उसके बाद चुनहोदरो पढ़े। ये जो तीनों था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहोदरो, दोनों दोनों में आ गया ना, तो ये दोनों मोहनजोदड़ो, चुनहोदरो ये पाकिस्तान में और ये हड़प्पा भी कहाँ है? ये पाकिस्तान में। तो ये तीनों जो कहाँ था वो पाकिस्तान में था। अब लोथल पढ़ रहे हैं तो ये भारत में स्थित है, भारत के गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो यह जो लोथल है भारत के गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी किनारे स्थित है? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यह सिंधु सभ्यता का गोदीवारा बंदरगाह या पत्तन स्थल कहा जाता है। ठीक है, यह सिंधु सभ्यता का गोदीबारा स्थल या बंदरगाह स्थल या पत्तन सीपोर्ट है ना स्थल इसको कहा जाता है। ठीक है ना? यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। मतलब यहाँ पे जो घर का जो दरवाज़ा होता था, मेन दरवाज़ा जो होता था ना, वो सड़क की ओर खुलता था क्योंकि मान लेते कोई अगर काम कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है तो सड़क के किनारे रहेगा तो आसानी से हो जाएगा। उसको डायरेक्ट ही सड़क से कनेक्शन रहेगा तो कोई सामान अगर लाना है तो बहुत सारा सामान लाना है या कुछ भी सामान बेचना है, भेजना है, कुछ भी करना है तो सड़क के किनारे रहेगा तो एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के जो घर के जो दरवाजे थे है ना वो सड़कों की ओर खोलते थे। ठीक है, यहाँ से फारस की मोहरें मिला है जो विदेशी व्यापार का संकेत कराता है कि लोथल के शहर जो है लोथल शहर के जो लोग थे वो विदेशों से ज़्यादा उसका संपर्क था।
ठीक है। यहाँ से युगल सावधान भी मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। ठीक है। यहाँ से धान व बजरे की खेती का प्रमाण मिला है। ठीक है। आटा पीसने वाली चक्की भी यहाँ से मिला है। हाथी का दांत का पैमाना मिला है। मनकों का कारखाना भी मिला है। कुत्ते की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। ठीक है। बकरी की हड्डियाँ, मिस्र की मम्मी, है ना, गोरिल्ला, है ना, उसका मनका और गुड़िया उद्योग का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। तो क्या क्या मिला है इसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा, या सबसे अच्छा तरीका कि आप किसी को पढ़ा दीजिएगा या किसी को बता दीजिएगा कि एक लोथल शहर था, है ना, वो उसको हड़प्पा सभ्यता का गोदीवारा स्थल कहा जाता है। मतलब गोदीवारा का मतलब होता है कि बंदरगाह आता है, बंदरगाह। तो बंदरगाह का मतलब है कि पनिया जहाज जो होता है ना उसका स्टैंड कर सकते हैं, है ना। तो उसका ये क्या है, स्टैंड है। तो मतलब हो सकता है कि विदेश के लोग यहाँ पे आते होंगे या यहाँ के लोग विदेश जाते होंगे और व्यापार करते होंगे, तो है ना। तो हड़प लोथल जो शहर है, लोथल शहर से क्या क्या चीज़ मिला, धान व बजरे की खेती का प्रमाण मिला है, आटा पीसने वाला चक्की का मशीन मिला है। ठीक है। तो इन सारे बात को उसको बताइएगा, 2-3 लोगों को बता दीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगी। ठीक है। चलिए, अब हम लोग लोथल को पढ़ ली, अब हम लोग कालीबंगा को पढ़ लेते हैं। ये भी कहाँ का, भारत का ही है। ठीक है। इसकी खुदाई किसने किया था, तो ब्रजवासी लाल ने किया था। कालीबंगा ब्रजवासी लाल ने किया था। किसने किया था, ब्रजवासी लाल ने। ठीक है। तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कालीबंगा की खुदाई किसने की थी, तो ब्रजवासी लाल ने की थी। ठीक है। और कब, तो 1953 ईस्वी में। कब, 1953 ईस्वी में। ठीक है। इसको ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है, लेकिन देखिए ट्रिक से जो अच्छा होता है ना, वो उसको आप परमानेंट याद ही कर लीजिएगा ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ट्रिक होता है तो ट्रिक मान लिया भूल गए या कुछ भी हो गया, तो ट्रिक भूल गया मतलब ये भी बात भूल गए। अब ट्रिक को याद कीजिएगा तब ये याद होगा। उससे अच्छा इसी को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके इसी को याद कर लीजिएगा, तो ज़्यादा दिन तक ये याद रहेगा। और इसको रिवाइज कीजिएगा या किसी किसी को बता दीजिएगा, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। 7 को तो स्थल ही है। सबसे पहले क्या, हड़प्पा है। हड़प्पा के बारे में हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद मोहनजोदड़ो है, उसके बाद चुनहोदरो है, उसके बाद लोथल है। मतलब किसी को आगे पीछे भी कोई पढ़ सकते हैं, लेकिन एक क्रम के हिसाब से पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा। सबसे पहले हड़प्पा था, हड़प्पा स्थल था। उसके बाद क्या था, मोहनजोदड़ो स्थल था। उसका चुनहोदरो था। उसके बाद लोथल था। और हम लोग कालीबंगा, तो कालीबंगा के बारे में बता दीजिएगा कि कालीबंगा जो था उसकी जो खुदाई किए थे वो ब्रजवासी लाल ने। कब, तो 1953 ईस्वी में। ठीक है। यह कहाँ पे है, तो ये राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। ठीक है। यह सरस्वती नदी के तट पे ये स्थित है। कौन है, ये कालीबंगा। देखिए नदी किनारे स्थित क्यों होता था, इसको बता चुके हैं कि पहले के समय में ये हैंडपंप, ये बोर्डिंग या फिर ये सब जो था, ये सब नहीं था। अब के समय में है ना कि कहीं भी कोई भी आदमी घर बना लेता है, ताकि मतलब कहीं भी कोई भी घर बना लेता है और कल गड़वा लेता है, ताकि उसको कहीं से भी पानी आसानी से वो मिल जाता है। पर पहले के समय में पानी तो नहीं मिल पाता था ना, तो इसके लिए पानी के लिए वो लोग क्या करते थे कि वो पानी से बहुत तो कुछ होता है ना, खेती-वेती ये सब भी होता है ना। अब के समय में कहीं भी घर बना लेता है और पानी की दिक्कत अगर होती है तो बोर्डिंग लगवा लेता है, गड़वा लेता है, जिसकी वजह से पानी मिल जाता है, खेती भी होता है, सारा कुछ होता है कि नहीं? लेकिन पहले के समय में ये सब सिस्टम नहीं था, इसलिए वो लोग नदी के किनारे ही घर बनाते थे, ताकि उसका फसल भी हो और अपने भी खाना बनाना, खाना खाना, कपड़ा धोना, ये सब भी पानी से ही होता है ना, तो इसलिए उसको पानी की पूर्ति हो सके। ठीक है। तो हम लोग कालीबंगा के बारे में पढ़ रहे थे कि कालीबंगा जो है इसकी खुदाई ब्रजवासी लाल ने 1953 ईस्वी में की थी, और यह राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। यह सरस्वती नदी के तट पे स्थित है। ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ी होता है। ठीक है। यहाँ से बहुत सारे वस्तु मिले हैं, तो क्या क्या मिले इसको देख लेते हैं। अग्निकुंड मिला है, बेलनाकार मोहरे मिला है, अलंकृत फर्श मिला है, नक्के से नक नक्काशीदार ईंट मिला है, जुता हुआ खेत का प्रमाण, जुता हुआ जो खेत है उसका प्रमाण मिला है। ठीक है। चना सरसों ये सब मिला है। उत्तम कोटि का जल प्रबंध यहाँ से मिला है। ठीक है। अग्निकुंड हवन कुंड यहाँ से मिला है। ठीक है। बीमार वाला यहाँ से कपाल में मिला है। ठीक है। और भूकंप के प्रमाण, तो ये तो पूछा जा सकता है कि भूकंप का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये भूकंप का भी प्रमाण जो है वो प्राचीनतम परिणाम कहाँ मिला है, तो ये कालीबंगा से ही यहाँ से मिला है। ठीक है। अब हम लोग बनावली के बारे में जान लेते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बनावली जो है उसकी खुदाई किसने किया और कब किया। ठीक है। देखिए अभी हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ ली। अभी सबसे पहले हम लोग हड़प्पा नगर के बारे में या हड़प्पा स्थल के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े। उसके बाद चुनहोदरो के बारे में। उसके बाद लोथल के बारे में। उसके बाद कालीबंगा के बारे में। अब हम लोग बनावली के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। कब, 1973 ईस्वी में। ठीक है। यह हरियाणा के हिसार जो जिला है वहाँ में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिला में ये स्थित है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। या रंगोई नदी के ये तट पे स्थित है। ठीक है। यहाँ से क्या क्या मिले, तो यहाँ से चक्कादार यहाँ पे चक्रदार अंगूठिया यहाँ से मिला है। चक्रदार मतलब गोल बड़ा सा
चक्रधार यहाँ से अंगूठिया मिला है, नाक नाक का और कान का यहाँ से बाली भी मिला है। ठीक है, बनावली से नाक कान का बाली भी मिला है। मछली पकड़ने का यहाँ से कांटा भी मिला है। मिट्टी बनाने वाले खिलौने भी मिले यहाँ से, मिट्टी के बने हुए खिलौने भी यहाँ से मिले और उत्तम कोटि का जौ भी मिला है। हवन कुंड भी यहाँ से मिला। देखिए हवन कुंड कालीबंगा में था, यहाँ भी था, है ना। तो ये खास बात है, जो जो खास बात रहता है, जैसे कि कालीबंगा में क्या था कि वहाँ पे भूकंप का प्रमाण मिला, तो ये खास बात हुआ, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि भूकंप का प्रमाण कहाँ, सब प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है, तो ये कालीबंगा में मिला है। ठीक है, मिट्टी के बने जो खिलौना भी मिला है यहाँ से बनावली से, उत्तम कोटि का जौ भी मिला है, हवन कुंड मिला है, मिट्टी का हल भी यहाँ से मिला है। ठीक है, जहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण मतलब यहाँ पे बनावली में जल निकासी का एकदम अच्छा सा प्रबंध यहाँ पे नहीं था, जिस कारण घरों में, है ना, सोख्ता यहाँ से मिला है। घरों में सोख्ता मिला है, मतलब पानी जो जमता था ना वो घर में ही जम जाता था। मतलब यहाँ पे जल निकासी का मतलब पानी को निकालने का अच्छा सा प्रबंध यहाँ पे बनावली में नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ की जो सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कुछ खास बात है कि नहीं, देखिए बनावली कहाँ का सड़कें टेढ़ी मेढ़ी था, तो एक जो बनावली स्थल था वहाँ का था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ का सड़कें टेढ़ी मेढ़ी था, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल का सड़क, हड़प्पाई स्थल जो है बहुत सारा स्थल, तो हड़प्पाई स्थल में किस स्थल का सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, तो ये बनावली का। ठीक है, फिर ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पाई स्थल में कहाँ का, कहाँ पे जल निकासी का जो व्यवस्था अच्छा नहीं था, अव्यवस्थित तरीके से वहाँ पे जल का निकास होता था, तो वो बनावली है। ठीक है, तो हम लोग अब बनावली को पढ़ ली। अब हम लोग लास्ट में किसको पढ़ेंगे, धौलावीरा को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हड़प्पा सभ्यता को पढ़े, उस मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा को पढ़े, चुनहोदरो को पढ़े, है ना, और मोहनजोदड़ो को पढ़े। ये तीनों पाकिस्तान में था। इसके बाद लोथल को पढ़े, कालीबंगान को पढ़े, बनावली को पढ़े। अब हम लोग धौलावीरा को जान लेते हैं। ठीक है, धौलावीरा जो एक हड़प्पाई स्थल है, ठीक है, जिसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से 1991 ईस्वी में की थी। ठीक है, यह गुजरात के कच्छ जिले की भारूच में मनसर नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वो धौलावीरा। ठीक है, यहाँ से भी बहुत सा चीज़ मिला होगा, ऐसा नहीं यहाँ से बर्तन मिला होगा, ये सब चीज़ मिला होगा, लेकिन एकदम खास चीज़ अगर मिलता है तो उसका नाम है, जैसे कि बनावली था, या फिर कह सकते हैं कि कालीबंगा था। बनावली था तो बनावली से क्या मिला, तो वहाँ का जो सड़कें टेढ़ी मेढ़ी था, तो ये खास बात है। और वहाँ पे जो जल निकासी जो सिस्टम था अच्छा नहीं था। कालीबंगा था तो कालीबंगा पे क्या था कि वहाँ पे भूकंप का प्रमाण मिला, प्राचीनतम प्रमाण मिला। तो ये सब खास बात, तो खास बात को याद कर लीजिए, जो सब में सेम है तो उसको ना भी याद करेंगे तो चलेगा। अब देख लीजिए, अब एक दैमाबाद जो स्थल है, इस स्थल के बारे में जाने। यह महाराष्ट्र में, है ना, गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, वर्तमान में यह हड़प्पा स्थल का सबसे दक्षिणी छोर है। ठीक है, यहाँ से एक धातु का रथ मिला है, इक्का गाड़ी जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से, है ना, एक धातु का रथ का प्रमाण मिला है, और ये बहुत से कांस्य के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो दैमाबाद है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ से बहुत सा चीज़ मिला है जो कांसा का बना हुआ था, कांस्य का या ब्रोंज का बना हुआ था। ठीक है, तो ये ब्रोंज के सामानों के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध है दैमाबाद, है ना। तो एग्जाम में सिंपल से ये सवाल पूछा जा सकता है कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसके सबसे दक्षिण में कौन सा स्थल है, तो सबसे दक्षिण में दैमाबाद, द से दक्षिण, द से दैमाबाद। ठीक है, तो सबसे हड़प्पा स्थल में सबसे दक्षिण में कौन सा स्थल है, सबसे दक्षिण में जो है वो सबसे साउथ में कौन है, तो दैमाबाद है। ठीक है, अब हम लोग जो है अगला स्थल को देख लेते हैं, क्या है, भगत राव। ठीक है, तो भगत राव जो स्थल है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यह दैमाबाद के ठीक ऊपर गुजरात में, है ना, किम सगार के तट पर अवस्थित है। यह दैमाबाद के पहले यह सबसे दक्षिणी स्थल था। मतलब जब दैमाबाद का जब खुदाई या खोज नहीं हुआ था ना, तो उससे पहले भगत राव जो स्थल है, तो भगत राव को ही सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता था। ठीक है, लेकिन दैमाबाद या दायमाबाद, है ना, कहीं कहीं पे दैमाबाद या दायमाबाद दिखा रहता है, दोनों से भी एक हिसाब से समझिए तो, है ना। तो ये जो दायमाबाद है ना, इसकी खुदाई बाद में हुई थी, तब पता चला कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसका सबसे दक्षिणी छोर पे जो कोई स्थल है तो वो दैमाबाद है। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो ये भगत राव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग मांडा को जान लेते हैं। यह कश्मीर के, है ना, अखनूर जिले में
चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये मांडा जो स्थित जो मांडा जो स्थल है तो ये है कहाँ, तो यह कश्मीर के अखनूर जिले में चिनाब नदी के तट पर जो ये अवस्थित है। इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। तो एग्जाम में सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है कि हड़प्पा स्थल का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो मांडा है। कौन सा है वो, मांडा है। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसका सबसे उत्तरी छोर पे जो कोई स्थल है तो वो मांडा स्थल है। ठीक है, सबसे दक्षिणी में दैमाबाद और सबसे उत्तरी में कौन है, तो मांडा है। ठीक है, जो मैप होता है तो मैप को जब हम लोग सीधा पकड़ते हैं तो जो ऊपर वाला जो हिस्सा हो जो ऊपर वाला जो होता है ना, ऊपर उसे उत्तर, ऊपर वाला भाग को हम लोग उत्तर दिशा बोलते हैं और नीचे वाला भाग को हम लोग दक्षिण दिशा बोलते हैं। ठीक है, तो जो सब हड़प्पा जो सभ्यता है वो त्रिभुजाकार है ना, तो उसके जो सबसे ऊपर में जो देखने को मिला है ना, सबसे ऊपर मतलब सबसे उत्तर में जो देखने को मिला है ना, तो वो मांडा एक शहर था। ठीक है, मांडा एक स्थल था जो हड़प्पाई स्थल। ठीक है, और सबसे दक्षिण में जो मिला है वो दैमाबाद मिला है। तो आप याद अच्छे से कर लीजिए कि हड़प्पाई स्थल में सबसे उत्तरी छोर में जो था वो कौन था, तो वो मांडा था, और सबसे दक्षिणी छोर में दैमाबाद। सबसे उत्तरी में मांडा और सबसे दक्षिणी में दैमाबाद, सबसे उत्तरी में मांडा और सबसे दक्षिणी में दैमाबाद। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सुतका गेंडर को, है ना। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, है ना, मकरान के दास नदी के तट पर यह अवस्थित है। कौन, सुतका गेंडर। ठीक है, यह इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग है। ये लोथल के समान बंदरगाह नगर भी है, और लोथल को भी बंदरगाह नगर बोला जाता है, और यहाँ पर भी बंदरगाह नगर मतलब बंदरगाह यहाँ पर भी देखने को मिला है, इसलिए इसको भी बंदरगाह नगर बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोथल के समान कौन सा और जो सभ्यता है जो बंदरगाह नगर है, तो ये सुतका गेंडोर है। ठीक है, तो सुतका गेंडोर जो है ये है कहाँ, तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मकरान की दास नदी के तट पर ये अवस्थित है। ठीक है, सब मेन बात तो ये है कि ये सुतका गेंडोर है कहाँ, किस दिशा में, तो ये हड़प्पा जो सभ्यता है ना, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग में ये अवस्थित है। देखिए, जब हम कोई भी मैप पकड़ते हैं ना, देखिए तो मैप सीधा पकड़ेंगे, है ना, सीधा जब पकड़ेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो होता है ना उसको हम लोग उत्तर दिशा मानते हैं, सबसे नीचे वाला है दक्षिण। ठीक, और मेरा जो बायां हाथ होता है ना, तो बायां हाथ को पश्चिम दिशा, बायां हाथ जो होता है ना वो मेरा पश्चिम दिशा को बताता है, और दाहिना हाथ जो होता है वो पूर्व दिशा को बताता है। ठीक है ना। तो जो सुतका गेंडोर है ना वो, है ना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर पे ही है, सबसे पश्चिमी भाग में ही। ठीक है, तो एग्जाम में सिंपल सा ये सवाल पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पश्चिमी भाग, सबसे पश्चिम में कौन सा स्थल है, तो सबसे पश्चिम में जो है वो सुतका गेंडोर है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या है, आलमगीरपुर। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में, है ना, यमुना नदी की सहायक नदी जो हिंडन नदी है ना, तो हिंडन नदी के तट पर यह अवस्थित है। ठीक है, यह इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है ना, यहाँ से, है ना, उत्थान और पतन का साक्ष्य एक साथ मिला है, मतलब यहाँ से उत्थान का और पतन का साक्ष्य एक साथ मिला है। ठीक है, तो ये जो आलमगीरपुर जो है ना, तो ये सबसे पहले देख लीजिए आलमगीरपुर है कहाँ, तो ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक मेरठ जिला में यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन नदी है, उसी के तट पर यह अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए सवाल तो ये पूछेगा कि हड़प्पा, ये भी पूछ सकता है कि है कहाँ। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर पर कौन है, तो ये आलमगीरपुर है। ठीक है, तो ये चारों दिशा है, बहुत ज़्यादा मेन है। हो सकता है आपको ये चारों उल्टा पुल्टा दे दे और पूछे कि आप इसको क्या कीजिए कि दिशा वाइज लिखिए, है ना। तो देखिए दैमाबाद जो है, तो ये सबसे हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी छोर पे जो है वो दैमाबाद है। सबसे उत्तरी छोर पे कौन है, तो ये मांडा है। सबसे उत्तरी छोर पर मांडा, सबसे दक्षिणी छोर पर दैमाबाद। फिर सबसे पश्चिमी छोर पे जो है वो पश्चिम में, सबसे पश्चिमी में पश्चिम छोर पे कौन है, वो सुतका गेंडोर है। ठीक है, जाहिर सी बात है पश्चिम में, सबसे पश्चिम में तो पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान वाले एरिया में। ठीक है, आलमगीर जो है सबसे पूरब में, तो पूरब में मतलब बिहार तक पहुंचा नहीं है, बिहार तक तो ये हड़प्पा सभ्यता का असर पहुंचा नहीं, बिहार से जस्ट पहले ये उत्तर प्रदेश तक पहुंचा था ना, तो ये सबसे पूरब में कहाँ जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सबसे दक्षिण कहाँ तक पहुंचा था, तो ये सबसे दक्षिण मतलब ये महाराष्ट्र तक पहुंचा था। सबसे ऊपर में तो कश्मीर के अलावा तो है ना,
तो कश्मीर में, ठीक है। तो इसका हम लोग का जगह भी याद हो जाएगा। तो सबसे ऊपर में जो कश्मीर हो गया था, कश्मीर में ये कहाँ कौन जगह था, तो दैमाबाद था, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में कौन जगह था, तो ये मांडा था। महाराष्ट्र में कौन जगह था, ये महाराष्ट्र में मतलब नीचे, तो ये दैमाबाद था, ठीक है। और कश्मीर में मांडा था, ठीक है। सबसे उत्तर में मांडा, सबसे दक्षिण में दैमाबाद, और सबसे पश्चिम में सुतका गेंडोर, और सबसे पूरब में आलमगीरपुर, ठीक है। तो ये चारों दिशा हो गया। तो चारों दिशा को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम में सुतका गेंडोर है, पूरब में आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर जो हिंड नदी के किनारे है, और सुतका गेंडोर दास नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे सबसे उत्तर में कौन है, मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे है, या सबसे दक्षिण में जो है दैमाबाद है जो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं और भी जो स्थल है, उन स्थलों को देख लेते हैं। एक रंगपुर स्थल है, यह गुजरात में अहमदाबाद के पास है ना, मादर नदी के किनारे ये स्थित है ना। यहाँ से धान की भूसी का जला हुआ ढेर यहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए खास बात है, जो खास बात होता है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। सब में जो कॉमन बात है उसको पूछेगा नहीं, है ना। तो खास बात क्या हुआ कि यहाँ से धान की भूसी का जला हुआ ढेर मिला हुआ, यहाँ से मिला, है ना। तो एग्जाम में सिंपल सवाल पूछ देगा कि धान की भूसी का जला हुआ ढेर किस हड़प्पा स्थल से मिला है, तो ये रंगपुर जो हड़प्पा स्थल है वहाँ से मिला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सुरकोटदा एक जगह है ना। तो यह गुजरात में स्थित, सुरकोटरा भी गुजरात में स्थित है ना। गुजरात से बहुत ज़्यादा से मिला है ना। तो सबसे पहले रंगपुर, ये भी गुजरात के अहमदाबाद के पास में मादर नदी किनारे में मिला है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला, धान की भूसी का जला हुआ ढेर मिला है। उसका सुरकोटरा है ना, यह भी गुजरात में स्थित है। यहाँ से क्या मिला, यहाँ से कलश सावधान और घोड़े की हड्डी मिली, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टीला भी था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा टीला भी था, ठीक है। तो ये सुरकोटरा के बारे में जान लिए, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा टीला मिला, और क्या मिला, कलश सावधान भी मिला, और घोड़े की यहाँ से हड्डी भी मिला, ठीक है। और यह है कहाँ सुरकोटरा, तो गुजरात में। लोकेशन भी पूछ सकता है ना। चलिए अब लोग रोपर के बारे में जान लेते हैं, है ना। इसको रूपनगर भी कहा जाता है। जो रोपर है, रोपर नाम भी लग रहा है ना, रोपर जो है इसको रूपनगर भी बोला जाता है। यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। यहाँ से मालिक के शौक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। स्वतंत्रता के बाद रोपर जो है वो पहला स्थल है जिसकी खुदाई हुई थी। मतलब आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले तो अंग्रेज लोग थे, तो अंग्रेज लोग की खुदाई किए थे। लगभग भारत के लोग तो खुदाई किए, लेकिन अंग्रेज लोग के अंतर्गत अंग्रेज लोग करवाए थे, ठीक है। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद जो कोई स्थल खुदाई हुआ था ना, सबसे पहला वो रोपर है। तो बहुत ये खास हो जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद, स्वतंत्रता होने के बाद सबसे पहले कौन सा हड़प्पा स्थल है जिसकी खुदाई हुआ था, तो ये रोपर जो हड़प्पा स्थल है उसकी खुदाई हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ये खास हो जाता है कि कौन सा स्थल है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खुदाई हुआ था, तो ये रोपर स्थल है, ठीक है। और रोपर को हम लोग रूपनगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद गुजरात राज्य में सबसे अधिक स्थलों की खुदाई की गई थी, जिसमें ये जो रोपर है वो सबसे पहला था, ठीक है। यह हरियाणा में हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से चांदी का 2 मुकुट मिला है। चांदी का प्रयोग सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही क्या किया था, मतलब लोगों ने ही किया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चांदी का, जो चांदी है ना, तो चांदी का सबसे पहला प्रयोग कौन सभ्यता के लोग या कौन लोग किया था, तो वो सिंधु सभ्यता के लोग ही चांदी का सबसे पहले वो प्रयोग किए थे, ठीक है। जान लिए है ना। चलिए और भी हड़प्पा स्थल है, लेकिन बहुत खास वो नहीं है, ठीक है। तो इतना ही जो खास का जो स्थल थे, सब हम स्थल के बारे में जान ली। अब हम लोग हड़प्पा स्थल के वहाँ के जीवन के बारे में जानेंगे कि उसका जीवन वो सब कैसा रहा था, ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे, है ना। सबसे पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो हड़प्पा स्थल था उसका सबसे दक्षिणी छोर पे कौन था, तो दैमाबाद था। सबसे उत्तरी छोर पे मांडा, और सबसे पश्चिमी छोर पे सुतका गेंडोर, और सबसे पूर्वी छोर पे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हो गया, और सबसे पश्चिमी मतलब पाकिस्तान में, और उत्तरी में मतलब कश्मीर में, और दैमाबाद जो हो गया वो महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है। रंगपुर के बारे में जानिए, सुरकोटरा के बारे में, रोपर के बारे में जानिए। रोपर के बारे में जानना बहुत खास है, क्योंकि यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है सबसे पहला जो हड़प्पा स्थल है वो रोपर ही है, ठीक है। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता का जो जीवन था, सामाजिक जीवन था, इसका धार्मिक जीवन, ये सब जीवन के बारे में जान लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सामाजिक जीवन को जानते हैं, ठीक है। तो सामाजिक जीवन जो है हड़प्पा सभ्यता, इसके अंतर्गत निम्न तत्वों को शामिल कर सकते हैं, है ना। पहला वर्ण व्यवस्था को जान लेते, ठीक है। इस समय वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था, फिर भी
पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक का साक्ष्य मिला है। मतलब देखिए, वर्ण मतलब जाति व्यवस्था जो है ये लोग का जो था पूरी तरह से तो एकदम बटा हुआ नहीं था, फिर भी यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में, है ना, पुरोहित का और योद्धा का, व्यापारी का और श्रमिक का, इन सब का अलग अलग मतलब साक्ष्य मिला है, देखने को मिला है कि हाँ एक पुरोहित हो सकता है कि वो एक जात अलग जात हो, योद्धा एक अलग जात हो, व्यापारी हो अलग, है ना। ठीक है, इस समय का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, मतलब माता लोग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इज्जत होता था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था, है ना, वो कैसा था, तो ये मातृसत्तात्मक था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ के जो खान पान के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ के जो लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के। तो यहाँ के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, अभी तक 9 प्रकार के फसल के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ है। मुख्य खाद्य पदार्थ गेहूं और जौ था। पूरा हड़प्पा सभ्यता है ना, तो पूरा हड़प्पा सभ्यता से, है ना, 9 प्रकार के फसल के बारे में हम लोग को जानकारी मिला है। ठीक है, लेकिन सबसे मुख्य पदार्थ को देखा गया है तो जो गेहूं और क्या था, जौ को देखा गया है। ठीक है, अब हम लोग इसके कपड़े, सबसे पहले जाति के बारे में जानिए, खाना पीना के बारे में जानिए, अब हम लोग इसके वेशभूषा को मतलब कपड़ा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इस सभ्यता के निवासी सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र धारण करते थे, मतलब सूती कपड़ा ये सब पहनते थे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। मेसोपोटामिया में कपास, सिंधु एवं यूनान में ना सिंड्रोम इसको कहा जाता था। मेसोपोटामिया में कपास, है ना, कपास सिंधु, और यूनान में सिंडोम कहा जाता था। ठीक है, ये भी जानिए कि मेसोपोटामिया में कपास को क्या कहा जाता था, तो कपास सिंधु, और यूनान में इसको सिंडोम कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा खास हो गया। तो यहाँ के जो लोग, अब देखिए खास इसलिए हुआ कि सूती का वस्त्र सबसे पहले कौन लोग किए, वैदिक सभ्यता वाले लोग किए। कौन सा लोग किए, तो ये हड़प्पाई लोग सूती कपड़ा का सबसे पहले ये लोग प्रयोग किए थे। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र है ना, जिसका जन्म हड़प्पा सभ्यता से हुआ है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग जो माना जाता है वो सूती वस्त्र को माना जाता है। उद्योग मतलब कोई भी काम, बिजनेस, है ना, तो ये सूती वस्त्र को माना जाता है, और जिसका जन्म जो हुआ है, वो जन्म जो है ना हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ था। ठीक है, और हम लोग आभूषण मतलब जो ये गहना जेवर पहनते थे इसके बारे में जान, सबसे पहले जाति के बारे में, खाना पीना के बारे में, उसके बाद कपड़ा लत्ता के बारे में, फिर इसके बाद हम लोग अब आभूषण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इस सभ्यता के लोग आभूषणों में ना, आभूषणों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो आभूषण मतलब गहना जेवर को पहनने के लिए बहुत ज़्यादा ये शौकीन थे। अलग अलग प्रकार के आभूषण मिले, जैसे कि कंठार मिला है, कर्णफूल मिला है ना, हंसुली मिला, हंसली मिला यहाँ से, है ना, हंसुली मिला है, भूंजबंद मिला है, कड़ा, अंगूठी, करधनी, है ना, ये सब हड़प्पा सभ्यता के लोग ये सब पहनते थे। ठीक है, यहाँ से श्रृंगार के भी सामान मिले। ये लोग श्रृंगार के भी बहुत ज़्यादा शौकीन थे। मोहनजोदड़ो की नारियाँ काजल लगाते थे, पाउडर, शीशे ये लोग के पास भी था, है ना, कंघे भी लोग के पास था, और तांबे के दर्पण का भी ये लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की जो नारियाँ है वो लोग काजल का, पाउडर का, ये लोग के पास शीशा भी था, कंघी कह सकते हैं ये भी था, और तांबे का ये लोग का बस, तांबे का मिरर भी ये लोग के पास था। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने जाति के बारे में जाना, खान पीना के बारे में जाना, कपड़े लत्ता के बारे में, गहना जेवर के बारे में, है ना। अब हम लोग इन लोग के मनोरंजन का साधन, मतलब ये लोग कैसे मनोरंजन का सबसे प्रमुख साधन पासा का खेल था। ये लोग का जैसे कि अभी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो इन लोग का प्रमुख जो साधन था वो पासा का खेल था। ठीक है, तो मनोरंजन का सबसे प्रमुख साधन ये लोग का पासा का, मतलब लूडो टाइप या फिर ये भी कुछ भी टाइप ये लोग का एक पासा का खेल होता था जो सबसे ज़्यादा मेन था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख साधन, एक मनोरंजन का सबसे प्रमुख साधन कौन सा था, तो वो पासा का खेल था। ठीक है, सार्वजनिक उत्सव के समय मनोरंजन के लिए वृहद स्नानागार को भी खोल दिया जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सव होता था, तो उत्सव के समय में मनोरंजन के लिए, है ना, ये जो वृहद स्नानागार था उसको भी खोल दिया जाता था। इसके साथ ही पशु पक्षियों की लड़ाई में भी मनोरंजन, मतलब पशु पक्षी जो है ना उसकी लड़ाई करवा के भी ये लोग मनोरंजन करते थे। नृत्य और गाने बजाने के भी ये लोग शौकीन थे, है ना, मतलब डांस करना और गाना बजाने का भी ये लोग बहुत ज़्यादा शौकीन थे। ठीक है, तो क्या क्या बोल देंगे, तो ये लोग पासा खेल खेलते थे। उसके बाद ये लोग पशु पक्षी जो है उसमें लड़वा के भी मनोरंजन करते थे। उसके बाद डांस करके और गाना गा के भी ये लोग अपना
मनोरंजन करते थे। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था। ठीक है, अभी हम लोग पहला टॉपिक के अंतर्गत ही सामाजिक जीवन जो था इसके अंतर्गत ही हम लोग जाति व्यवस्था के बारे में या खाना पीना वेशभूष जो था, आभूषण था या मनोरंजन का साधन था, इन जो चारों पांचों जो था इन पॉइंट को जान लिए जो सामाजिक जीवन के अंतर्गत था। ठीक है, अब हम लोग इसके हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन जो है इसको जान लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य या लिखित साहित्य व स्मारक हमें उपलब्ध नहीं है। पुरातात्विक स्रोतों से यहाँ के धार्मिक स्वरूप का अनुमान लगाया, मतलब पुरातात्विक जो स्रोत है ना, वो पुरातात्विक स्रोतों की मदद से पुरातात्विक जो है वो एक अनुमान लगाए हैं। ठीक है, इसी आधार पर कुछ प्रमुख विशेषताएं हम लोग अभी जान सकते हैं। ठीक है, जानते हैं, है ना। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त, है ना, मृण मूर्तियों को पुरातत्ववेत्ता मातृ देवी की मूर्तियां मानते हैं। मोहनजोदड़ो से वही क्या मिला था, मोहनजोदड़ो से तो वही नाचती हुई लड़की का एक ब्रोंज मूर्ति मिला था ना, ये खास है ना। तो मातृ देवी आज दुर्गा देवी, मतलब देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से है ना, एक है ना मातृ देवी की मूर्ति मिली है ना, जो आज के समय में हो सकता है दुर्गा जो देवी है या काली जो है या चंडी गौरी इन सबके नामों से जाना जाता है, लेकिन उस वक्त ना इसको मातृ देवी के नाम से हो सके तो जाना जाता होगा। ठीक है ना। एक एक मूर्ति मिला है जिसके गर्भ से है ना एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, मतलब मिला है हम लोग को, पुरातत्वविद जो है उनको मिला है कि एक मूर्ति है उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता हुआ मिला है ना। तो इससे हम लोग संभवतः अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकते तो ये लोग उर्वरकता की देवी के रूप में इसको पूजते होंगे, हो सकता है। ठीक, लेकिन पक्का हम लोग को एकदम साहित्यिक मतलब लिखा हुआ एक स्रोत नहीं मिला है जिससे हम पक्का एकदम कंफर्म कर दें कि हाँ वो उर्वरकता की देवी थी, लेकिन हो सकता है कि वो उर्वरकता की देवी होगी। ठीक है, एक मुद्रे पे पशुपति शिव भगवान के होने का साक्ष्य मिला है ना, जिसमें 3 मुंह वाले पुरुष योग अवस्था में बैठा हुआ है। ठीक है, बाईं ओर एक गेंडा भैंस और दाईं ओर एक हाथी और व्याघ्र, बाईं ओर गेंडा भैंस और दाईं ओर एक हाथी और व्याघ्र मतलब हिरन जैसा है। ठीक है, उससे मुद्रित की। ठीक है, अग्नि अग्नि पूजा, सूर्य पूजा, नाग पूजा, है ना, पीपल वृक्ष की पूजा, लिंग पूजा आदि के संकेत मिले हैं। कुंवर वाला बैल विशेष पूजनीय था। इस वक्त जो है ना गाय जो है ना, इस वक्त गाय को बहुत ज़्यादा, मतलब गाय के बारे में ये लोग बहुत ज़्यादा, ये लोग के पास जानकारी नहीं होगा, है ना, इसलिए गाय को पूछते भी नहीं थे, मतलब ये लोग के पास जानकारी नहीं था, इसलिए ये लोग गाय के बारे में उतना फ़ायदा नहीं जानते थे, है ना। तो ये लोग बैल को है ना बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं माने ये लोग दिए थे, तो इसलिए बैल जो था एक विशेष पूजनीय था। ठीक है, बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज संकेत भी यहाँ से मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ से ताबीज भी मिला है ना, कि ये लोग तंत्र मंत्र ये सब में भी विश्वास रखते थे, ये अंधविश्वासी और भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे। मतलब जो हड़प्पा जो सभ्यता है यहाँ से है ना ताबीज भी मिला है बहुत ज़्यादा, और तो ताबीज मिला है तो यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये तंत्र मंत्र और में ये सब विश्वास रखते थे, और जब तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे तो ये लोग अंधविश्वासी और भूत प्रेत में भी विश्वास ये लोग रखते थे। ठीक है, अब हम लोग धार्मिक जीवन के बारे में जान लिए। सबसे पहले हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में जान लें, उसके बाद धार्मिक जीवन के बारे में जान लें। अब हम लोग दाह संस्कार के बारे में जान लेते हैं। इस सभ्यता के अंतर्गत 3 प्रकार के दाह संस्कार का कार्य किया जाता था, मतलब 3 प्रकार के दाह संस्कार मतलब अंतिम संस्कार होता था, है ना। चलिए अभी के समय में देख लीजिए 3 तरह के होते हैं, एक तो जलाया जाता है, एक तो दफनाया जाता है, एक तो ताबूत में रखा जाता है। ठीक है, तो वही होगा, है ना। पूर्ण समाधिकरण देखा गया पहला, दूसरा आंशिक समाधिकरण देखा गया और तीसरा दाह कर्म देखा गया। ठीक है, इन तीनों को हम लोग जान लेते हैं। पूर्ण समाधिकरण क्या था, इसमें संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था, जस्ट वही बात है ना। उसके बाद क्या था, आंशिक समाधिकरण देखा गया, इसमें पशु पक्षी के खाने के बाद शव के बचे हुए भाग गाड़ दिए जाते थे। नहीं, इसमें ताबूत वाला सिस्टम नहीं था। इसमें क्या होता था कि इसमें जो आदमी मर जाता था उस मरा हुआ आदमी को ऊंचा जगह पर रख दिया जाता था, ताकि वहाँ पे वहाँ के जो जानवर सब है, या फिर जो जानवर नहीं मतलब वहाँ पे जो पक्षी सब है ना, पशु पक्षी जो है वो आके उसको खा ले, और खाने का जो भी बचता था ना उसको गाड़ दिया जाता था। ठीक है, तो ये आंशिक समाधिकरण था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक दाह कर्म होता था, मतलब इसमें शव जला दिया जाता था और उसकी भस्म को गाड़ दिया जाता था।
ठीक है। तो यहाँ से 3 प्रकार के दाह संस्कार का साक्ष्य मिला है। पहला पूर्ण समाधिकरण, मतलब पूरे शव को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। ठीक है। दूसरा क्या था? आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण मतलब पशु पक्षी को खाने के लिए दे दिया जाता था, उसके बाद जो भी बचता था उससे हड्डी को गाड़ देते थे। ठीक है। तीसरा क्या था? दाह कर्म था, मतलब इसमें शव को जो मर गया उसको जला देते थे और जलने के बाद जो भी भस्म या राख बचता था उसको गाड़ देते थे। ठीक है। तो ये 3 तरह के दाह संस्कार में हैं। तो चलिए अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को जान लेते हैं, है ना। इस सभ्यता के अंतर्गत आर्थिक जीवन बहुत ज़्यादा समृद्ध था। मतलब व्यक्ति जो लोग थे उन लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा था। ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे अलग अलग बिंदु के हिसाब से जानते हैं। ठीक है। चलिए, इस सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था ना वो कृषि पर आधारित था। कृषि पे भी आधारित था, क्योंकि ये तो नगरीय सभ्यता था, शहरी सभ्यता था। तो ये कहीं कहीं लिखा रहता है कि इस सभ्यता के जो लोग था, उन लोगों का जो जीवन जो था, आर्थिक जीवन जो था वो व्यापारी पे निर्भर था। ठीक है। व्यापारी पे भी था, लेकिन व्यापारी करेंगे, व्यापार कब करेंगे? जब उनके पास कोई चीज़ होगा बेचने के लिए, तभी तो व्यापार करेंगे। तो उन लोग सबसे मेन कह सकते हैं, तो उन लोग का जो खुद आर्थिक जो जीवन था, पैसा से संबंधित ये सब जो जीवन था, वो खेती पे निर्भर करता था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को लोगों को अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि था। हड़प्पा सभ्यता जो था, तो हड़प्पा सभ्यता, है ना, के लोगों का अर्थव्यवस्था का मूल आधार, मतलब पैसा कमाने का मूल आधार, मतलब सब पैसा कमाने का सबसे मेन काम कह सकते हैं, या कह सकते हैं सबसे बेसिक, जो कह सकते हैं जो पैसा कमाने का वो लोग का एक आधार था, तो वो खेती करना ही था, कृषि ही था। ठीक है। यहाँ के प्रमुख खाद के बारे में, खाद्यान्न के बारे में, मतलब यहाँ जो प्रमुख जो फसल थे वो गेहूं और जौ थे। ठीक है। लोथल और रंगपुर से ही बाजरा की खेती का भी साक्ष्य मिला है। तो ये भी बहुत खास है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाजरा का जो खेती का प्रमाण कहाँ मिला है, तो लोथल और रंगपुर से। मतलब जो कुछ देखिए, सारे जगह हर एक चीज़ मिला है तो वो कॉमन है, तो वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, ज़्यादातर नहीं पूछता है। लेकिन जहाँ पे कुछ खास हो जाता है ना, वो पूछने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे कि देख लीजिए, अब ये पूछ सकता है कि ये हड़प्पा सभ्यता जो है, उस सभ्यता में कौन सा स्थल से बाजरा की खेती का साक्ष्य मिला है, तो वो लोथल और रंगपुर से मिला है। ठीक है। मटर का, तिल का, केला, नारियल, खजूर, तरबूजा, अनार, नींबू, है ना, इन सब के भी साक्ष्य मिला है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इन सब के बारे में जानते थे, इन लोग उत्पादन करते थे, मतलब इन लोग का फसल करते थे। ठीक है। तो ये बात हम लोग जान गए कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो पहले खेती करते होंगे, तभी उसका व्यापार ये सब करते होंगे, है ना। चलिए, जैसे कि कपास का खेती करते होंगे, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग ही कपास की खेती किए होंगे। उसके बाद कपास से ऊन बनता होगा और ऊन ही वो लोग कपड़ा पहनते होंगे। और ये कपास है जो मेसोपोटामिया के लोग जो है, मेसोपोटामिया वहाँ इराक, जो अब वर्तमान का नाम जो इराक है ना, तो मेसोपोटामिया के लोग भी आके, है ना, और यहाँ पे भारत में जो हड़प्पा सभ्यता है ना, तो इस सभ्यता से व्यापार करते थे ज़्यादातर लोथल से, है ना, क्योंकि लोथल के पास जो बंदरगाह था, है ना, गोदीवारा पत्तन ये सब, जिनकी वजह से लोथल से व्यापार ज़्यादातर होता था, है ना। और ये व्यापारी के जो केंद्र भी कह सकते तो वो लोथल ही था। ठीक है। तो कृषि के बारे में जान ली कि हड़प्पा सभ्यता के जो है अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था वो कृषि था। ठीक है। चलिए, अब हम लोग और भी आगे जान लेते हैं कि जो पशुपालन है, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी ये लोग करते थे। कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करते थे। यहाँ से प्राप्त मुद्राओं पर 2 प्रकार के बैल अंकित थे। ठीक है। एक था कुबरदार बड़े सींग वाले, है ना, कुबरदार, कुबरा निकला हुआ बड़ा सा सींग वाला एक बैल थे यहाँ पे। ठीक है। मतलब कोई जानवर था, कुबरदार था और एक सींग वाला था। ठीक है। एक श्रृंगीय बैल भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। चलिए, और एक था बिना कुबर के छोटे सींग वाले थे। ठीक है। एक कुबर वाला ने कुबर निकला हुआ और लेकिन सींग वाला था, और एक एक जो था बिना कोर वाले, है ना, छोटे सींग वाले जानवर देखने को मिला है। ठीक है। एक श्रृंगीय बैल भी मिला जिसको वृषभ भी कहा जाता है। ठीक है। सबसे अधिक जो मिला है ना, वो एक श्रृंगीय बैल मिला है, मतलब कह सकते हैं वृषभ मिला है। क्या मिला है? वृषभ, मतलब एक सींग वाला बैल को देखा गया है। ठीक है। चलिए, गाय की मूर्ति का यहाँ से प्रमाण नहीं मिला है।
हो तो ये लोग गाय के बारे में, गाय तो रहा होगा तभी तो बैल ये सब था, है ना? लेकिन गाय को ये लोग बहुत ज़्यादा मान्यता ये लोग नहीं दिए, ये लोग गाय के बारे में अच्छे तरह से परिचित नहीं थे कि गाय से क्या-क्या होता है। हम लोग उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता है, तो वो लोग गाय के बारे में बहुत ज़्यादा बहुत कुछ जान चुके थे, है ना? तो वो लोग गाय को पूजनीय मानते थे, है ना? गाय को विशेष दर्जा दिए थे, हैं? क्योंकि गाय से दूध, दही ये सब बहुत ही कुछ बनता है, तो वो लोग जान चुके थे, है ना? लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता में जो था वो बैल जो था वो विशेष पूजनीय था गाय के अवज़, है गाय के तुलना में जो बैल था ना वो ज़्यादा विशेष पूजनीय था। ठीक है? तो वही हड़प्पा सभ्यता से गाय की मूर्ति का प्रमाण, है ना? नहीं मिला है। ठीक है? वर्तमान समय में जो पशु-पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं ना, वो लगभग हड़प्पा सभ्यता में भी रहे होंगे, है ना? तो अभी हम लोग जो भी पशु-पक्षी देखते हैं, तो वो सब हड़प्पा सभ्यता में रहे होंगे। ठीक है? चलिए, एक अनुमान सा लगाया गया है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को कोई भी लिखित सबूत नहीं मिला है और लिखा हुआ कुछ-कुछ मिला भी है ना? तो अभी तक उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो अब हम लोग वाणिज्य व्यापार को पूरे डिटेल से जान लेते हैं, है ना? कि हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था उसको जान लिए, धार्मिक जीवन था उसको जान लिए, है ना? उसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता में जो दाह संस्कार होता है मतलब कैसे मृतकों को का क्रियाक्रम जो कैसे होता है इसको भी जान लिए, है ना? ये सब पिछली वीडियो में है ना जाने थे। फिर इसके बाद इस वीडियो में हम लोग आर्थिक जीवन था हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था कैसा था, तो वो कृषि भी करते थे और वो पशुपालन भी करते थे। लेकिन कृषि जो था वो अर्थव्यवस्था के का एकदम मूल आधार था। मतलब सबसे कह सकते हैं कि बेसिक काम या कह सकते हैं द मेन काम ज़्यादा लोग करने वाले जो काम थे वो कृषि थे, ठीक है? पशुपालन भी करते थे ये लोग। अब हम लोग को है ना वाणिज्य व्यापार के बारे में जान लेते हैं, है ना? यह यह आर्थिक जीवन का आधार था। ये आर्थिक जीवन का ये आधार था क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, है ना? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। व्यापार के लिए है ना व्यापार ये सब करने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था, ठीक है? और ये देखिए बोले ना जस्ट अभी कि हड़प्पा सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था मतलब ये लोग कृषि भी करते थे, ठीक है? लेकिन मेन रूप से ये शहरीय सभ्यता था ना इसलिए ये लोग को कह सकते हैं कि ये लोग मेन रूप से ये लोग का आर्थिक जो जीवन पूरा निर्भर करता था वो व्यापार पे निर्भर करता। लेकिन व्यापार करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना कैसे व्यापार करें? कुछ तो होगा तभी तो उससे व्यापार करेंगे। तो कुछ होने के लिए नेचुरल भी चीज़ होता है और कुछ उत्पादन भी करना पड़ता है। तो उत्पादन करने के लिए कृषि करना होगा, है ना? तो मूल आधार कह सकते हैं कि कृषि था, लेकिन इन लोग का जो आर्थिक जीवन का आधार मतलब आर्थिक जीवन को जहाँ आधार था मतलब ये लोग मेन रूप से क्या काम करते थे, तो ये लोग मेन रूप से ये लोग है ना वाणिज्य ये सब व्यापार ये लोग करते थे। ठीक है? और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये व्यापार के लिए हड़प्पा सभ्यता में तो बहुत सारा स्थल मिला है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो स्थल है, वो व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा वो फ़ेमस था। ठीक है? चलिए। सैंधववासी तौल के लिए विभिन्न बाटों का प्रयोग करते थे जिनमें 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 का अनुपात होता था। सर्वाधिक प्रयोग में वे 16 इकाई के वाट का प्रयोग करते थे। 16 सबसे ज़्यादा ये 16 किलो के वाट का ये लोग बटखारा जो है 16 किलो का बटखारा का ये लोग सबसे ज़्यादा ये प्रयोग करते थे। ठीक है? चलिए हड़प्पा सभ्यता में जो बटखरा था वो चाक नामक पत्थर था ना तो उनसे ये बना हुआ था, ठीक है? और मोहर के बारे में जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर बना हुआ था वो सैलकरी नामक जो पत्थर था ना उनसे बना हुआ मोहर हड़प्पा सभ्यता में मिला है, ठीक है? चलिए हड़प्पा सभ्यता में प्राकृतिक संप्रदायों का अभाव था अतः वे कच्चे माल पड़ोसी के राज्य और पड़ोसी के जो राज्य होता था या पड़ोसी जो विदेशी पड़ोसी कह सकते हैं जो देश होता था ना पड़ोसी देश है ना तो मतलब विदेशों से वो प्राप्त करते थे। ठीक है? तो जान लेते हैं कुछ-कुछ है ना, जैसे कि सोना है मतलब एक सूची के माध्यम से लिस्ट के माध्यम से इसको जान लेते हैं। जैसे कि जो सोना है ना? तो सोना ये अफ़गानिस्तान से, फ़ारस से, ईरान से, है ना? दक्षिण भारत जैसे कि कर्नाटक, है ना? कोलार, खान इन सब जगह से वो सोना को प्राप्त करते थे। ठीक है? तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो सोना हड़प्पा सभ्यता में जो प्राकृतिक जो भी चीज़ था जैसे कि सोना, चाँदी, तांबा ये इन लोग
इस सब चीज़ के इनके पास अभाव था, कमी था, जिनकी वजह से अब कोई भी चीज़ को बनाना होगा तो पहले तो कच्चा सामान चाहिए ना, उसके बाद ना कुछ चीज़ बनेगा। तो इन लोग के पास कच्चा चीज़ का क्या था, अभाव था, जिनकी वजह से ये लोग अपने पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देशों से ये लोग प्राप्त करते थे, मंगाते थे, ठीक है? तो जो सोना मंगाते थे वो अफ़गानिस्तान से, फ़ारस से, ईरान से, है ना? दक्षिण भारत में कर्नाटक और कुलारखान इन सब जगह से वो द कर्नाटक में एक है, कुलारखान जो जगह होगा वहाँ से ये लोग है ना सोना को मंगाते थे, ठीक है? उन उसके बाद चाँदी को भी अफ़गानिस्तान से और ईरान और मैसूर से चाँदी को भी क्या करते थे ये लोग प्राप्त करते थे, ठीक है? तांबा को बलूचिस्तान, अरब है ना? इन सब जगह से वो लोग तांबा को एक खेतड़ी जो जगह है वो राजस्थान में है ना, तो वहाँ से भी ये लोग तांबा को मँगाते थे या वहाँ से प्राप्त करते थे। सीसा को अफ़गानिस्तान और ईरान से प्राप्त करते थे, ठीक है? शंख हो गई, कौड़ी हो गया, ये सब सौराष्ट्र या दक्षिण भारत से ये लोग प्राप्त करते थे, ठीक है ना? नीलमणि हो गया, वो लोग महाराष्ट्र से प्राप्त करते थे, ठीक है? उसके बाद अलाबास्टर जो है, अलाबास्टर कह सकते हैं, अल्वेस्टर है ना? एस्बेस्टस है ना? तो इनको ये लोग बलूचिस्तान से प्राप्त करते थे, ठीक है? सुलेमानी जो पत्थर है उसको सौराष्ट्र, पश्चिमी भारत से प्राप्त ये लोग करते थे, गुजरात की तरफ से, ठीक है? टीन ये है हजारीबाग से, फिरोजा ये मध्य एशिया से, सिलखड़ी जो पत्थर है ना, एक प्रकार का ये पत्थर है, इसको बलूचिस्तान और राजस्थान से ये लोग प्राप्त करते थे, ठीक है? और इन लोगों का जो व्यापार होता था सबसे ज़्यादा जो होता था वो मेसोपोटामिया से होता था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे सबसे ज़्यादा व्यापार किसी से करते थे, है ना? तो मेसोपोटामिया से करते थे, ठीक है? और मैसूर से ये लोग सोना प्राप्त करते थे। ये मैसूर है कहाँ? तो ये कर्नाटक में एक जगह मैसूर है, बहुत फेमस जगह है। अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सोना के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है? गोल्ड के लिए, है ना? चलिए, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्प और तकनीक है इनके बारे में जान लेते हैं, है ना? इस क्षेत्र में हड़प्पा के लोग विश्व के संदर्भ में सबसे आगे थे, शिल्प और तकनीक के मामले में, है ना? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे विश्व के संदर्भ में, पूरे विश्व में वो सबसे आगे माने जाते थे, ठीक है? इस समय तकनीक का प्रयोग करते हुए मिट्टी, सैलखड़ी, है ना? और धातु के वस्त्र को निर्मित किया जाता था। मतलब मिट्टी का सैलखड़ी नामक जो पत्थर है ना? चट नामक जो पत्थर, इन सब का प्रयोग करते हुए ये लोग है ना अलग-अलग तरह के वस्तु या धातु वस्तु को ये लोग क्या करते थे, निर्मित करते थे, ठीक है? मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य करती हुई मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति मिली जिसका निर्माण ब्रहस्ट मोम विधि या है ना चिकोटी पद्धति से किया गया होगा। मतलब सिंपल सा समझ लीजिए कि मोहनजोदड़ो से है ना एक नाचती हुई महिला का मूर्ति मिला है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ से कांसे की, ब्रोंज की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ये बहुत ख़ास है, ठीक है? ये एग्ज़ाम में पूछा ही जा सकता है कि कहाँ से मिला है या फिर दाढ़ी वाला वो तो पत्थर का था कि तांबा का भी था कि वो दाढ़ी वाला एक मतलब दाढ़ी वाला एक क्या कह सकते हैं कि मेल का पुतला मिला है या कह सकते हैं प्रतिमा मिला है जिसके दाढ़ी बना हुआ था, है ना? दाढ़ी वाला था वो, धारदार दाढ़ी बना हुआ था, ठीक है? तो ये जो मिला ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तो ये भी मिला है, नृत्य करती हुई महिला की भी मूर्ति मिला है, वो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है? चलिए, और यहाँ से और यहाँ से बहुत ज़्यादा मोहरें भी मिला है, मोहर भी यहाँ से बहुत ज़्यादा मिला है। मोहनजोदड़ो से ही बहुत ज़्यादा मोहर मिला है और ये मोहर जो है ना सिलखड़ी नामक पत्थर से ये बना हुआ था। ठीक है? अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में जान लेते हैं। इस सभ्यता की लिपि के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1853 में हुई थी। ठीक है? और पूर्ण जानकारी 1923 ईस्वी में हुई थी। यह लिपि दाएँ से बाएँ और बाएँ से दाएँ तरफ लिखा जाता था। इसमें कुछ 400 अक्षर है लेकिन मूल अक्षरों की संख्या 64 है। हड़प्पा की लिपि को चित्रात्मक या सांकेतिक या बुस्टोफेडन लिपि कहा गया है। मतलब हड़प्पा सभ्यता को जो भी लिपि मिला है तो उसको क्या कहा गया है, तो उसको चित्रात्मक कहा गया है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया भी है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहा गया या उसका लिपि कैसा था। तो उसका लिपि जो था, लिपि मतलब लिखने का जो तरीका था वो चित्रात्मक था। ठीक है, चलिए, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन को जान लेते हैं, ठीक है? इस सभ्यता के अंतर्गत राजनीतिक जीवन का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है? विद्वानों को मानना है कि नगर निगम या नगर पालिका जैसी प्रशासनिक इकाइयों के
माध्यम में से व्यापारी जो वर्ग के द्वारा शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता था। विद्वान जो लोग थे, विद्वान मतलब बड़े-बड़े जो इतिहासकार हैं, उन लोगों का कहना है कि नगर निगम इस क्षेत्र में होते थे। हड़प्पा सभ्यता में नगर निगम और नगर पालिका जैसी प्रशासनिक इकाइयाँ थीं। वहीं लोग वहीं लोग के माध्यम से व्यापारी वर्ग के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता होगा, इन लोगों का, विद्वान लोग का कहना है। पर हम लोगों को पूरा एकदम पक्का साक्ष्य नहीं मिला है कि यहाँ पे कोई भी राजनीतिक जीवन का कोई भी यहाँ पे साक्ष्य मिला है ना? पक्का हम लोग को यहाँ पे कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है कि हाँ, वहाँ पे राजनीति ही हो मतलब राजनीतिक जीवन ये वो लोग व्यतीत करते होंगे। ठीक है? चलिए। पिग्गट महोदय के अनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जुड़वा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, है ना, इस पूरा हड़प्पा सभ्यता में जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बनाया गया है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी तीसरी राजधानी किसको बताया गया है? तो कालीबंगा को बताया गया है। ठीक है। और जुड़वा राजधानी किसको बताया गया है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी बनाया बताया गया है। ठीक है। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जो धार्मिक जीवन है इसके बारे में जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुआ है जिसके चारों तरफ से एक बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी, है ना, और पैरों के पास 2 हिरन मतलब बना हुआ था। इस मूर्ति को सर जॉन मार्शल ने, है ना, अ, और भी लोगों ने शिव कहा है। क्या कहा है? कि वो शिव की मूर्ति होगी, क्योंकि पशुपति जो शिव थे, मतलब जो शिव भगवान थे वो पशु के भगवान थे, है ना? इसलिए जॉन मार्शल ने कहा कि हाँ, वो शिव के भगवान हो सकते हैं, है ना? मतलब शंकर जी वो ये सब हो सकते हैं। ठीक है। तो उनको उनका ये कहना था। ठीक है। भगवान शिव की प्रारंभिक पूजा का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भगवान जो शिव है उनकी सबसे पहले पूजा का प्रमाण किस सभ्यता से मिला है? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और भी ऑप्शन दे देगा तो आप बता दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता से ही सबसे पहले, है ना, पूजा करने का साक्ष्य मिला या प्रमाण मिला है। ठीक है, भगवान शिव जी का। ठीक है। अधिकांश स्थलों से ताबीज भी मिला है जिससे पता चलता है कि लोग अंधविश्वासी भी ये थे, है ना? हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा स्थलों से जो है ना, मतलब ताबीज़ ये सब भी मिला है। तो कह सकते हैं कि ये लोग अंधविश्वासी भी ये लोग थे। देवी माता और जादू टोना, जंतर मंतर, भूत प्रेत, है ना, पर ये लोग विश्वास रखते थे। पुरोहित का प्रमाण मिला है लेकिन मंदिर का कोई भी प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का प्रमाण मिला है या नहीं? तो यहाँ से कोई भी मंदिर का प्रमाण, मंदिर मंदिर बना हुआ ऐसा हम हड़प्पा जितना स्थल था ना, वहाँ से ऐसा देखने को नहीं मिला है ना? चलिए, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता जो पतन हुआ, जो लुप्त हो गया, जो गायब हो गया, है ना? तो इनके कारण को जान लेते हैं, है ना? जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव अचानक नहीं हुआ है, उसी प्रकार हड़प्पा जो सभ्यता है ना, इसका पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि क्रमिक रूप से धीरे-धीरे हुआ है ना? जिसके पतन के बारे में विद्वानों में मतभेद है, मतलब अलग-अलग विचार है ना? जिसको हम लोग निम्न रूप से देख सकते हैं, है ना? जैसे कि सर जॉन जो मार्शल है, उनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता है ना, उसका पतन होने का कारण वो बताए हैं प्रशासनिक, है ना, शिथिलता के कारण ये हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है। ठीक है। उसके बाद अर्नेस्ट मैके क्या बोले हैं कि बाढ़ आया है हड़प्पा सभ्यता, जिनकी वजह से ये हड़प्पा सभ्यता पूरा ढह गया और हड़प्पा सभ्यता लुप्त हो गया। ठीक है। उसके बाद आरएल स्टाइन जो है वो कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है। मार्टिमन व्हीलर का कहना है विदेशी आक्रमण या आर्यों का जो आक्रमण था, आर्य लोग आए या विदेशी लोग आक्रमण किए, जिनकी वजह से ये पूरा हड़प्पा सभ्यता तबाह हो गया और ये खत्म हो गया। ठीक है। जॉन कैनेडी का कहना है कि अग्निकांड और मलेरिया जैसी बीमारी की वजह से ये हड़प्पा सभ्यता पूरा खत्म हो गया। ठीक है। चलिए, कैसे खत्म हो? जैसे देख लीजिए कि अभी ये कोरोना है, तो कोरोना अगर बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो पूरी दुनिया खत्म होता है कि नहीं होता? अभी हम लोग का जो सभ्यता है पूरा खत्म होता है कि नहीं होता? तो उसी तरह वहाँ पर भी कोई ना कोई रीज़न की वजह से पूरा खत्म हो गया है ना? चलिए, तो पहले हम भी सोचते थे कि ऐसा थोड़ी है कि पूरा खत्म हो जाए, कोई ना कोई तो आदमी बचेगा ही। लेकिन जैसे कि अभी कोरोना है, अगर इसका इलाज ये सब ढूँढा नहीं जाता, इस पे जो रोक किया गया, अगर रोक नहीं किया जाता, तो ये भी हम लोग का जो एक सभ्यता है, ये भी सभ्यता खत्म हो जाता, है ना? तो ये भी एक सभ्यता जो था पूरी तरह से
एक ख़त्म हो गया था, पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, तो अलग-अलग विद्वान जो है अपना अलग-अलग मत अपना अलग-अलग विचार बता रहे हैं, है ना? तो वो भी विचार बता रहे होंगे तो बहुत सोच समझ के बता रहे होंगे, है ना? तो अलग-अलग विचार को देख लेते हैं हम लोग, है ना? उसके बाद जो डेल्स हैं वो बोलते हैं कि जल धारा परिवर्तन के कारण मतलब जो पानी का धारा बदलने के कारण, है ना? हड़प्पा सभ्यता का पूरा पतन हो गया, ठीक है? उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता का पतन का कोई एक निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों ने मिलकर इस सभ्यता का पतन कर दिया है ना? अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग कारणों ने मिलकर इस सभ्यता को पतन कर दिया, ठीक है? अब हम लोग इस सभ्यता के जो है ना इस हड़प्पा सभ्यता के है ना कुछ फैक्ट को या कह सकते हैं कुछ की पॉइंट को जान लेते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहले नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता थी पूरे विश्व की सबसे पहले वो नगरीय सभ्यता थी। ऐसे तो कहीं भी कुछ भी बनता है धीरे धीरे परिवर्तन होता है, गाँव ये सब शहर, गाँव से शहर बनता है, पर ये भारत में ऐसा एक सभ्यता है जो स्टार्टिंग में ही वो नगर बस गया, मतलब नगरीय वो सभ्यता या शहरी सभ्यता बन गया। और इस सभ्यता का पतन होने के बाद फिर से वो ग्रामीण सभ्यता बन गया। जो वैदिक सभ्यता था वो लोग गाँव में रहते थे, है ना? लेकिन ये सबसे पहला जो सभ्यता बना था भारत का, या कह सकते हैं या पूरी दुनिया का जो सबसे पहला जो सभ्यता कह सकते हैं, सभ्यता नहीं सबसे पहले नगरीय सभ्यता या ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता के रूप में अगर देखा गया है तो वो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को देखा गया है। ठीक है? हाँ, और ग्रामीण सभ्यता के बारे में बोला जाए तो पूरे दुनिया में सबसे पहला ग्रामीण सभ्यता जो देखा गया था वो मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में वो देखा गया था। ठीक है? चलिए, और ये हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है? और एक और बात जान लीजिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है तो उस सभ्यता में जो स्थल है ना, तो स्थल में सबसे बड़ा जो स्थल खोदा गया है ना वो राखी गढ़ी था। है ना? पिछली वीडियो में मेरे ख्याल से सेकंड वीडियो में हम नहीं हाँ, सेकंड या थर्ड वीडियो में हमने धौलावीरा को बता दिया था। धौलावीरा जो था वो सेकंड सबसे बड़ा है ना? लेकिन सबसे बड़ा जो पहले नंबर पे कह दो या सबसे बड़ा कह देंगे तो वो जो है वो राखी गढ़ी है। हाँ, उसके बाद कोई बड़ा है तो वो धौलावीरा है। ठीक है? तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा जो स्थल है, हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें कौन-सा स्थल सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में? तो वो राखी गढ़ी है। उसके बाद धौलावीरा है। ठीक है? इस सभ्यता के अंतर्गत लाल रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, सबसे ज़्या हड़प्पा जो सभ्यता है ना? उस सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा किस रंग का प्रयोग किए थे? तो वे लोग लाल रंग का बहुत ज़्यादा वो लोग प्रयोग किए थे, ठीक है? इस सभ्यता के अंतर्गत लकड़ी के पाइप का भी प्रयोग किया गया था। लकड़ी के पाइप का भी यहाँ पे प्रमाण इस सभ्यता में मिला है, और कहाँ से लकड़ी का पाइप मिला है? या लकड़ी का नाली मिला है, लकड़ी का पाइप बना हुआ उसका नाली मिला है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना? इसकी सड़कें जो हड़प्पा सभ्यता को जो सड़कें मिला है वो पूरब से पश्चिम दिशा में बना हुआ था। क्यों बना हुआ था? क्योंकि हवा जो चलती है वो पश्चिम से बहती है ना? तो वो पूरब से पश्चिम दिशा में ही, तो इससे क्या हुआ कि जब वहाँ का जो सड़क या रोड जो है वो अब खुद से ही वो क्या हो जाएगा, वो साफ-सुथरा हो जाएगा। जब हवा बहेगी तो हवा से क्या हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा, है ना? तो हवा द्वारा वो स्वतः साफ हो जाती थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में जो ज़्यादातर सड़कें देखी गई थी, है ना? वो पूरब से पश्चिम दिशा में देखी गई थी। ठीक है? चलिए, इसके मोहरे पर हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरे मिला है, उस मोहरे पर गाय का, शेर का, घोड़ा का, इन सब का चित्र नहीं मिला है। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरे मिला है ना? उसपे गाय का चित्र बना हुआ था या नहीं था? तो नहीं था। या किस-किस चीज़ का चित्र नहीं बना हुआ था? तो गाय का, शेर का और घोड़ी का चित्र वहाँ पे मिला हुआ नहीं, मतलब ऐसा वहाँ पे जो मोहर मिला है, उन मोहरों पर गाय का, शेर का, घोड़ा और भी जो जीव है, इनका चित्र नहीं मिला था। ठीक है? तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। गाय के बारे में और शेर के बारे में ज़्यादातर पूछा जा सकता है, क्योंकि गाय जो है और शेर जो है अब के समय में बहुत ज़्यादा ये फ़ेमस कह सकते हैं या प्रसिद्ध कह सकते हैं। गाय तो पूजनीय भी है, ठीक है? और शेर को तो एकदम कह सकते हैं खतरनाक रूप में अभी के समय में माना जाता है ना? लेकिन ये लोग हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो गाय के बारे में, शेर के बारे में, घोड़ा के, इस सब के बारे में एक हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे, है ना? जिनकी वजह से इन लोग जिसको हम जानेंगे उसी को ना ज़्यादा दर्जा देंगे, हैं? जिसकी वजह से ये लोग मुहावरे पर अपने मुहावरे पे इस सब का प्रयोग नहीं करते थे, नहीं किए होंगे। ठीक है? इस सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी पुरातात्विक स्रोत या खुदाई के द्वारा जो भी चीज़ मिला है उन सब के द्वारा ही हुआ है। ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग का ये पूरा हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया, है ना? तो अब पूरा ये हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में, है ना, इसका
एक अलग ही प्लेलिस्ट होगा हिस्ट्री का, है ना? तो उसमें हड़प्पा सभ्यता को शुरू से लेके अब तक का देख लीजिएगा, है ना? तो पूरा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा और साथ ही बढ़िया-सा एक नोट्स भी मिल जाएगा, है ना? आप नोट करते-करते इसको पढ़िएगा, ठीक है? और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना, हड़प्पा सभ्यता का जो था ना पूरा एक निचोड़ बता देंगे, एकदम शॉर्टली बता देंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में और इसके जो मेन-मेन जो प्रमुख स्थल है उन सब को, मतलब एक शॉर्टली वीडियो में। और ये पूरा हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हो जाएगा, खत्म तो हो ही चुका है पूरा डिटेल से, लेकिन एक निचोड़ वीडियो भी रहेगा जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में शॉर्टली क्विक रिवीजन के तौर पे, है ना, एक वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता में जो भी पढ़े ना उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग ये हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। हड़प्पा सभ्यता जो था वो आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे, ठीक है? इसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, ठीक है? तो ऐतिहासिक काल को हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा ऐतिहासिक काल जो था एक ऐसा काल था जिसमें लिखा हुआ चीज़ मिला हुआ है, लिखित स्रोत मिला हुआ है ना? जिनकी वजह से हम लोग जिनकी वजह से हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएँ, है ना? तो तो ये जो ऐतिहासिक काल है, तो ऐतिहासिक काल को हम लोग जानेंगे, है ना? तो जानने के लिए हम लोग के पास 3 स्रोत हैं। यही एक ऐसा काल है जिनको जानने के लिए हम लोग के पास 3 स्रोत हैं। लेकिन जो ये कह सकते हैं प्राक-ऐतिहासिक काल था, तो इसमें सिर्फ़ एक ही स्रोत था जिनकी वजह से हम लोग प्राक-ऐतिहासिक काल के बारे में जाने थे, जो क्या था? पुरातात्विक स्रोत था। उसके बाद हम लोग ये हड़प्पा सभ्यता का काल या फिर कह सकते हैं कि ये आदि ऐतिहासिक काल का जो काल, मतलब आदि ऐतिहासिक काल जो था, इसमें हम लोग सिर्फ़ पुरातात्विक स्रोत की मदद से इस सभ्यता के बारे में या इस काल के बारे में हम लोग जाने थे, ठीक है? उसके बाद ये ऐतिहासिक काल है, तो इसमें 3 स्रोत की मदद से इस काल के बारे में पूरी डिटेल से जाने हैं। पहला स्रोत क्या है? तो वही पुरातात्विक स्रोत है। इस काल के बारे में भी हम लोग पुरातात्विक स्रोत की मदद से जाने और साहित्यिक स्रोत की मदद से भी जाने इस काल के बारे में। और तीसरा क्या है कि विदेशी लोग यहाँ पर आए और यहाँ से यहाँ पे रहें और यहाँ पे रहने के बाद अपने पुस्तक में यहाँ के बारे में लिखे। तो हम लोग विदेशी यात्रा के या विदेशी स्रोत या विदेशी यात्रा के विवरण की मदद से भी हम लोग साहित्यिक जो काल है इस काल के बारे में पूरी डिटेल से जाने, है ना? तो सबसे पहले हम लोग इन स्रोतों को पढ़ना होगा, इन स्रोतों को पढ़ना होगा, तब हम लोग इसके काल को पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल से समझ में आएगा, ठीक है? तो इनके स्रोत की जो है इसके बारे में तो हम इस चैनल पे पहले ही बता चुके हैं कि जो साहित्यिक स्रोत है, जो ऐतिहासिक काल है ना? तो उन उसको पढ़ने के लिए 3 स्रोत होता है। एक साहित्यिक स्रोत होता है, एक पुरातात्विक स्रोत होता है, एक विदेशी यात्रा का विवरण होता है। तो इन तीनों स्रोतों को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट ही ऐतिहासिक काल को शुरू करेंगे और काल के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो या ये जो सीरीज़ चला था हड़प्पा सभ्यता का, ये सब अच्छा लगा होगा, है ना? अगर अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर भी कर दीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल भी बजा दीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।